जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है 2022 में होने वाली मानसून की तेज बारिशों की तबाहकारियां अभी तक जारी हैं। इन बारिशों के नतीजे में अब तक 1200 के लगभग लोग जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 350 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इन बारिशों की वजह से आने वाली सैलाबी सूरत हाल को 2017 के साउथ एशियन फ्लड्स के बाद अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा सैलाब करार दिया जा रहा है, जिसके पेश नजर मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस सैलाब की तबाहकारियां देखी जा सकती हैं, जबकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाहकारी पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में रिकॉर्ड की गई, जिसने यहाँ रहने वालों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया और निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुल्क को करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि इन इलाकों में मौजूद लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हाल ही में इस सैलाब के दौरान रेस्क्यू करने के लिए गए हुए मिलिट्री जहाज में मौजूद 6 नुमाइंदों ने भी जामे शहादत नोश किया। सैलाब मुतासरीन फाकों पर मजबूर हैं, जिनकी इमदाद के लिए मुल्क भर के लोगों समेत बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की जानिब से अतियात और इमदाद जमा करने का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ाना हंसते मुस्कुराते एक लाइवली सी स्माइल लिए आपके सामने हाज़िर होती हूँ, लेकिन आजकल हंसने को दिल नहीं चाहता, आजकल बोलने को दिल नहीं चाहता। कुछ अजीब सा डिप्रेशन छाया हुआ है हर तरफ, और उसकी रीज़न आपको पता है क्या है? जो हमारे मुल्क के हालात हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा सिरा पकड़ें, कौन सा सिरा छोड़ें। वैसे ही महंगाई इतनी उरूज पर चढ़कर हमारे सरों पर नाच रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कैसे गुजारा हो कि ये कुदरती आफत ने भी हमें आ घेरा। और जैसे कि आपने इस पैकेज में देखा या आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि क्या हालात हैं हर तरफ। बहुत सारी ख़वातीन हैं ना जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती, वो भागती हैं इस चीज़ से। सो यहाँ ये शो अगर वो देखती हैं तो मैंने कहा कि मैं ज़रा उनको अपने लफ्ज़ों में, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ एंकर्स की लैंग्वेज और उनकी बातें समझना मुझे लगता है कभी कभार आम औरत के लिए, आम जो लोग हैं उनके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा उनको अपने लफ्ज़ों में समझाऊं कि हम थोड़ा सा इस वक्त, हमारा पूरा मुल्क मुश्किलात से दो चार है, और आई नो कि एक एक फैमिली, किसी को महंगाई का मसला है, किसी को सैलाब का मसला है, ये सारे मसाइल से गुजर रही है। मेरे जो अपने पर्सनल ड्राइवर हैं वो मुझे अपनी गांव की सूरत हाल बताते हैं, तो वो इतना दुख कर रहे थे कि हमने कितनी मेहनतों से घर बनाया था, हमने पक्के कमरा भी बनाया था, हमने सोलर पता नहीं कहाँ से कर्जा लेके सोलर प्लांट लगाया था 4.5-5 लाख का। बाजी अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, सब कुछ डूब गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। सो मैं अपनी करीबी लोगों से भी पर्सनली सारी चीज़ें सुन रही हूँ, तो ये कोई ऐसी क्रिएट नहीं की हुई बातें। अक्सर होता है हमें ये कह दिया जाता है ये सब क्रिएट किया हुआ है एड लेने के लिए, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसके चश्मदीद गवाह इस वक्त मेरे पास यहाँ बैठे हुए। मैंने कहा कि वो जर्नलिस्ट, वो लोग जो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से ख़बरें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज अपने पास लेकर आ रहे हैं, उनसे बेहतर शख्सियत नहीं मिलेगी मुझे यहाँ बताने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है इंटीरियर में। जो गांव गोट हैं बलूचिस्तान, सारे मुल्क के सारे सूबे इस वक्त घेराव में हैं इस आफत की। सो मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं फैज़ुल्लाह खान साहब, ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। या मैं इनसे कहूँगी, इल्तिजा करूँगी कि मुझे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आई नो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड का जो हाल है, सैलाब से कितनी मुश्किलात से हम सब दो चार हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस इलाके में हुआ है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, कराची तो बारिशों से मुतासिर हुआ है और
बलूचिस्तान हो गया और पंजाब में जनूबी पंजाब, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो इलाके जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, मैं उनके कुछ नाम ले लूँ ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह है, किला अब्दुल्ला के इलाके हैं, और इन इलाकों में मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितने इलाके मुतासिर हो रहे हैं जो आपने अभी बात की इंट्रो में कि एड लेने के लिए, देखिए ये बहुत सारे ज़रई इलाके थे जहाँ पे बागात थे, यानी लोग अपना काम करते हैं पूरा साल, और कहीं सेब के बागात हैं, कहीं पर अमरूद के बागात हैं, मुख्तलिफ फल हैं। और ये बागात नहर के करीब बनाए जाते हैं, ये पानी की आसानी हो ना, पानी की आसानी के लिए। अच्छा, फिर ज़रई अराज़ी होती है, कहीं पर धान की फसल है, कहीं पर मकई है, कहीं पर चावल है, वो इस सारे फ्लड में बह गए। फिर जो ये देहाती आबादी होती है, इसका बहुत बड़ा इन्हिसार होता है इनके मवेशियों पर, यानी वो उनकी ज़िंदगी होती है, जानवर जितने भी जानवर जो होते हैं उनके, वो जानवर बह गए हैं हज़ारों की तादाद में, और वो बेज़ुबान जानवर हमने उनको देखा, उनको कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं था। ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहला मरहला इंसानों के बचाने का होता है। हाँ। अच्छा, फिर ये लसबेला का इलाका जो आप कराची से हब से जाते हैं तो उसके करीब पड़ता है, बेला, लसबेला वगैरह, वहाँ बड़ी तबाही मची। कोयटा वैली बारिशों से वो बहुत मुतासिर हुई। इसी तरह पिशीन का इलाका है बलूचिस्तान का, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वहाँ भी ये बागात वगैरह। फिर आप आगे आते जाएँ, जाफ़राबाद है। पंजाब के 2 अज़ला बहुत मुतासिर हुए हैं। नीचे अगर आप आए, तोनसा का इलाका है, जलूवाली, वहवा, इसी तरह राजनपुर, फाजिलपुर। कोहे सुलेमान का नाम इन दिनों आपने सुना होगा, ये जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है आपस में, पहाड़ी सिलसिला है, और यहीं पर बलूचिस्तान का इलाका मूसा खेल है, बहुत दुश्वार गुजार इलाके, बहुत दूर इलाके, नॉर्मल हालात में भी वहाँ जाना आसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इससे, और वहाँ सूरत हाल खासी मुश्किल है। डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पुख्तूनख्वा में वो मुतासिर है, उसकी तकरीबन 4 तहसीलें हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। फिर हमारा जो सयाहती मकाम है स्वात का कालाम, महूडन झील है वहाँ पर, सैफुल्ला झील है, ऊशू और मडलतान का इलाका है, और इनके दरमियान कालाम से वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहरैन कालाम का नाम आपने सुन रखा होगा, जो दरिया के किनारे था, वो बहुत डैमेज हुआ है। इसी तरह टांग का इलाका जो खैबर पुख्तूनख्वा में है वो मुतासिर हुआ है। फिर अपर कोहिस्तान, दीर, कुमराट, वहाँ आपने पिछले दिनों सुना होगा कि रेस्क्यू हुआ, वहाँ से बहुत सारे सयाहों को निकाला गया, और कोहिस्तान में वो 5 नौजवान अच्छा, आपने वो बताएं सर कि जो सयाह आए हुए थे, विजिटर्स आए हुए थे, वो फंस गए थे? जी, विजिटर्स बहुत सारे फंस गए थे, लेकिन इसमें देखिए एक अच्छी बात ये हुई, कालाम और कुमराट में जो लोग फंस गए थे, पंजाब से इस्लामाबाद के ज़्यादातर लोग थे, कोई 1500 के करीब लोग थे जो कालाम और दीर वगैरह में, 1500 से 2000। अच्छा, वहाँ जो होटल मालकान थे, देखिए उनके ऊपर ख़ुद एक मुसीबत आई हुई थी, लेकिन उन्होंने उन तमाम लोगों की रिहाइश और उनकी खुराक कहा कि मुफ्त हमारी तरफ से फ़राम की जाएगी। मकामी लोगों ने उस मुश्किल सूरत हाल में भी उनको मदद की जो वो कर सकते थे, जो उनके बस में था। हाँ। फिर इसी तरह से हमारा एक और सयाहती मकाम है कागान नारान, खैबर पुख्तूनख्वा में। वहाँ महांडरी और बालाकोट में कई पुल डैमेज हुए, बह गए, और वहाँ भी सयाह फंस गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। सिंध की तरफ अगर हम आते हैं, सांगड़, रानीपुर, बदीन, पटीदन, कनियारो, गम्बट, नौशेरो फिरोज, झुड्डो, ये ज़िला मीरपुर ख़ास के इलाके हैं, ये सब मुतासिर हुए हैं। चतराल में इलाके हैं, ऊँट उवीर, गिलगित भी मुतासिर हुआ है। बटाग्राम का इलाका है वो बारिशों से मुतासिर हुआ। हाँ। इसी तरह से सिब्बी आप आ जाएँ, लहड़ी, भाग, झलमक्सी, ये इलाके हैं। तोबा काकड़ी जो पिशीन के है, दादू है, मेहड़ है, खैरपुर है, लाड़काना, रतोडेरो, ओस्ता मोहम्मद जो बलूचिस्तान में है, डेरा लयार है। अगर आप इस पूरा ऑन द होल कहें तो पाकिस्तान का कितना हिस्सा अगर परसेंटेज में बताया जाए? मेरा ख्याल है अगर परसेंटेज पे आप जाते हैं तो 60 से 70% इलाका मुतासिर है। नौशहरा देखें वो मुतासिर हुआ, खुशकिस्मती से वहाँ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वही हुआ लोगों के साथ, चारसद्दा, शबकदर, इन इलाकों में। तो ये एक जायज़ा में जैसे होता है ना कि पहले से मौसमियात के हवाले से जो इदारा होता है वो इत्तला दे देता है कि घर खाली कर दें या कुछ इस तरह का चीज़ आने वाली है, कोई हाई अलर्ट, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी पहले?
देखिए बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो 3 महीने पहले ही दे दी गई थी कि ये जो बारिशें हो रही हैं इसके नतीजे में सूरत हाल बदल सकती है। बल्कि एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं, जब 2010 में फ्लड आया था तब भी अप्रैल के महीने में जो टेम्परेचर जितना गया था तकरीबन इस बार भी वही सूरत हाल थी। अच्छा। तो ये बता तो दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूँकि एडहॉक बेसिस पे आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जब सर पे पड़ती है तब होश आता है। तो जब ये शुरू में बारिशें हुई तो तब तो सब लोग अपनी सियासत में मसरूफ़ थे, किसी को सरोकार ही नहीं था। ये तो लोग शुरू में इंडिविजुअल निकले, कुछ ऑर्गेनाइजेशन निकली, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को होश आया कि भाई ये चीज़ हो गई और हमें इसके लिए आगे बढ़ना है। तो ये अलर्ट तो तकरीबन 3-3.5 महीने पहले आ गया था। बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा हो रही थी, मानसून से पहली बारिशें शुरू हो गई थी, मौसम वो पहले आ गया था। तो उसका जो इंतज़ाम करना चाहिए था, जो अलर्ट जितना उसको सीरियस लेना चाहिए था वो नहीं आया। अच्छा, तो उसका एक और बात, जब ज़लज़ला आया था तो लोग अक्सर ये, मैं मतलब इस तरह कहना चाह रही हूँ कि लोग चीज़ें लेकर उधर पहुँच गए थे, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे और फिर हमने ऑन एयर ये कहना शुरू किया था भाई चीज़ें भिजवा दें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलात में वैसे ही लोग फंसे हुए हैं, वहाँ जाके जी पिकनिकें हो रही हैं और फिर सब तस्वीरें खींच रहे हैं अपनी। मैं यहाँ पे भी यही बात कहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि मदद हम किस तरह कर सकते हैं। क्या वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, क्या चीज़ें भेजी जाएं, किस तरह मदद की जाए? अच्छा देखिए, इसमें हुआ ये कि समझ नहीं आता। जी, शुरू में जब ये इसकी खबरें सोशल मीडिया पे आम हुई तो लोग इंडिविजुअली, जाहिर सी बात है, लोग हमारे यहाँ इस हवाले से बड़ा दिल रखते हैं, लोगों ने पैसे जमा किए और अपने तौर पे पहुँचना शुरू हुए। देखिए, ये जो रिलीफ का जितना काम है ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक तंजीम के साथ, एक तरतीब के साथ। पर्सनल उस पर नहीं कर सकते। पर्सनल आपका इशू ये होता है, आप उस इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, आपको रास्ते का नहीं पता, आप वहाँ जाएंगे। अब सूरत हाल बाज़ जगहों पर ऐसी पैदा हो रही है कि जो लोग यहाँ से सामान लेकर इंडिविजुअल निकल रहे हैं, उनका वो सामान वो लोग खड़े हुए होते हैं, वो उनसे वो लूट लेते हैं। जो शुरू में मिल जाते हैं, वो जो बेचारे मुतासिरीन हैं जो दूर के इलाकों में उन तक नहीं पहुँच जाता। तो इसके लिए जो एक खामी हमें अब तक नज़र आई है गवर्नमेंट की सतह पे, देखिए आपका कोई फोकल पर्सन होना चाहिए हर शहर में, आपका कोई कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ पर जो लोग वो करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि कहाँ पर क्या चीज़ पहुँच चुकी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप अपने तौर पर लेकर निकल रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि जो पहले से तंजीमें, फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत सारी बड़ी तंजीमें मुस्तनद हैं, तो आप उनके साथ, यानी आपने पैसे जमा किए या आपने वो जमा किए, उनके कैंप्स बने हुए कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ पर है, आप उन तक पहुँचाएं। उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, उनको पता है कहाँ कौन सी चीज़ देनी है। तो ये अगर थोड़ा इसका ख्याल रखा जाए, जज्बा बहुत नेक है, लेकिन अगर वो जज्बा या हमारी चीज़ एक सही मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होगी तो ये फिर लोगों की मदद नहीं हो सकेगी। अच्छा देखिए, लाइक ज़ाहिर ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मतलब मैंने ये सुना है कि किसी का अगर घर पक्का है तो ख़वातीन घर की जो हैं उधर हैं, बच्चे उधर हैं, कुछ ऐसे हैं मर्द हजरात जो टेंट्स में, सब पूरी फैमिली बिखर गई है, अलग अलग हो गई। जो मेरे इर्द गिर्द जो हेल्पर्स हैं या उनके जानने वाले हैं, मैं भी जब फ़ोन पे से इस तरह कनेक्टेड हो रही हूँ सबसे, तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि पूरी फैमिली बिफर गई है, कोई कहीं सो रहा है, रात कहीं गुजार रहा है, कोई कहीं रात गुजार रहा है, अलग अलग सब हो गए। तो उसमें ज़ाहिर है बच्चों के मसाइल अलग होंगे और ख़वातीन के मसाइल अलग होंगे, उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है? देखिए, परेशान तो सब है, जाहिर सी बात है, लेकिन ख़वातीन का फिर उनके और इश्यूज़ भी होते हैं। 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो देखिए, अब उनको टॉयलेट के हवाले से इन इलाकों में सिर्फ टेंट, देखिए टेंट में रहना इटसेल्फ कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, एक रिलीफ का है। अब ख़वातीन की इन इलाकों में जो 2-3 इश्यूज़ आ रहे हैं, देखिए उनकी डिलीवरी का मसला आ रहा है, उसको अब वो प्री मैच्योर डिलीवरीज हो रही हैं, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उनके सैनिटरी के मसाइल हैं। तो जो लोग यहाँ से रिलीफ का काम कर भी रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तो वो इन बातों को ज़रूर पेश नज़र रखें, क्योंकि उन इलाकों में बहुत मुश्किलात हैं। फिर चूँकि सारी सैलाबी सूरत हाल है, वबाई अमराज आ रहे हैं, हैज़े के मरीज़ वहाँ आ रहे हैं, बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि पानी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिला जुला कर देखिए, एक तो पहला मरहला उनको रेस्क्यू करने का था, पानी घरों में आ गया, इलाके में आ गया, पहला मरहला तो वहाँ से निकाल कर एक महफूज मकाम पे पहुँचाना, उनको टेंट या कैंप, ये लेकिन ज़्यादा अरसे नहीं रह सकते, इसके अपने मसाइल हैं, क्योंकि वहाँ जो पानी आ चुका है उसकी वजह से और कई ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। क्या होगा, हम तो लाइक बाल्टी में भी पानी नहीं हम भर के रखते कि डर के मारे, क्योंकि मतलब जो मसाइल हैं, सारे सांपें, मैंने सुना है सांप वगैरह जो थे
गांव गोटों में कितने होते हैं, वो निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए निदा साहब, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो जो अमराज है, डेंगू है, हैज़ा है, ये तो अपनी जगह, डायरिया फैल गया। अब एक प्रॉब्लम ये हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि सूरत हाल ये है, यहाँ तो कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में आप देख रहे हैं कि वो हशरातुल अर्ज़, वो सांप या गो वगैरह वो निकल रहे हैं। तो इन इलाकों में, बल्कि नौशहरा में तो वहाँ बाकायदा ऐलानात किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कि भाई आप दरिया और इस इलाकों से दूर रहें और रात में तो वहाँ जाने से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि बहुत सारे सांप और ये चीज़ें निकल आई हैं, तो वो डसने के वाक़यात हो सकते हैं। तो वो उनकी ट्रीटमेंट एक अलग मसला होगा। तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है, आप ये कह लें कि इन बारिशों के नतीजे में वो भी बहाल हुआ है। तो वो बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ जो नहीं होते थे, ज़ाहिर सी बात है उनके भी जो बिल हैं, उनके रहने की जगह है, वहाँ पर पानी है तो वहाँ से निकल आए। तो उनको जितना नेचुरल रास्ता दिया जाएगा ताकि उनकी जगहों पर न जाया जाए, तो वो वहाँ चलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे पानी उतरेगा तो उस वक्त तक कि ये भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपको कब तक उतरेगा पानी, कितना टाइम लग जाएगा, क्या एनालिसिस है? देखिए, पानी तो अपना उतरने में टाइम लेगा, जाहिर सी बात है। वो पूरे शहरों में, देहातों में फैला हुआ है, वो अपना वक्त लेगा। और ये सारा प्रोसेस कुछ दिनों या महीनों का नहीं है। ये असल बात है कि जो काम आप अगर अभी अपने जज्बे से शुरू करेंगे, उसको कैसे अपने अख्तिताम तक पहुँचाना है। एक मरहला तो ये था कि रेस्क्यू हो गए, उनको आपने आर्जी तौर पर दे दिया, कुछ इमदाद पहुँच गई, कुछ पहुँच रही है, ये सारा काम हो रहा है। उनका इलाज, उनको फिर घरों में मुंतकिली, टेंट में बहुत मुश्किल काम है रहना। ये हम तो फेस करते, हमने देखा है। रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते कुछ अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो होना है उसका अभी से प्लान। देखिए, आपने 3 महीने पहले आपको पता था ये होने जा रहा है, आपने इसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं की, तो अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन इस पानी उतरने के बाद जो आपने नेक्स्ट करने जाना है, उनके घर, उसको जो है ना आपको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा, ये मैं करना चाहूँगी सवाल कि इमदाद अगर कोई देना चाहे पैसों के अलावा, तो किस सूरत में देनी चाहिए, या पैसे ही ज़्यादा बेहतर? क्या देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। आप यहाँ पर अगर जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों के कैंप्स लगे हुए हैं और वो वहाँ पर काम कर रही हैं। सियासी जमातें भी इसमें आ गई हैं और यहाँ पर रेस्क्यू के काम में भी हमने देखा, बल्कि दीर में जो लोगों ने फैमिलीज़ को भी निकाला, वह रेस्क्यू के साथ अल खिदमत फाउंडेशन ने मिलकर बड़ा काम किया। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, आप वहाँ पैसे भी दे सकते हैं, आप खुश्क राशन दें, वहाँ पर आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं ख़वातीन के, आप जूते दे सकते हैं, यानी थोड़ा मुनासिब हालत में। क्योंकि हुआ यह है कि जो लोग वहाँ से निकले हैं, नंगे पैर हैं, स्किन डिजीज़ पैदा हो रही हैं, पानी में आप देखें वो कई कई घंटे उनको पानी में रहना पड़ा, तो उनको कितने उसकी वजह से मसाइल हो गए। कपड़े तो नहीं है लोगों के पास, वो कपड़े, फिर इसके साथ मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है, मच्छर फैल गए, उसका बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो कम से कम रात में उसकी वजह से सिक्योर रहें, या फिर उसका कोई लोशन, जो चीज़ें हो सकते हैं, कॉइल हो सकते हैं, वो उनको देना चाहिए। इसके अलावा जो अद्वियात हैं, जो नॉर्मल अद्वियात हैं बुखार की, वो उनकी आपको देना चाहिए। हाँ। तो देखिए, हर सूरत में वो हो सकती है हेल्प, ज़रूरी नहीं अगर कोई। और दूसरी बात यह है, अगर आप 100 रुपये भी देते हैं, 10 रुपये भी देते हैं, यकीन मानिए कि इस वक्त उसकी भी बहुत अहमियत है। हाँ। क्योंकि वो एक एक रुपया, बिल्कुल वो लोगों की उससे हेल्प होती है। तो कोई ये ना समझे कि ये कम पैसे हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, जो कर सकता है तो उसको करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी ऐसी बात हम नाजरीन तक पहुंचा सकें कि वो जो हमारी ज़ुबान में समझ सकें। और वाकई इस वक्त सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुझे पता है, मैं जब टेलीथॉन्स देख रही हूँ तो मैं हैरान भी हो रही हूँ कि इस महंगाई के आलम में भी लोग इतनी मदद करने को तैयार हैं कि कहीं अरबों रुपए जमा हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सारे जो पैसे हैं यूटिलाइज़ हों सही जगह पर। मेरी तो ये दुआ है, उम्मीद भी करती हूँ कि सही यूटिलाइज़ होंगे। लेकिन इसी तरह सिर्फ अपना हाथ इस वक्त जो आपने देने के लिए आगे बढ़ाया है, इसको देते रहिएगा, रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो बर्बाद हुई हैं, ये मिनटों में, दिनों में, महीनों में नहीं सही होंगे, इसको साल लगेंगे। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इस सारे अमल में देखिए, जितनी आपकी रज़ाकार तंजीमें काम कर रही हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको सल्यूट है। वो अपना आराम छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने जिस तरह हेल्प की, ये बड़ा एक रोशन चेहरा है और इसमें बड़ी उम्मीद है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट है अल्लाह की बारगाह की, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हर उसके ऊपर। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा वक्फा ले रहे,
ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है, आपके उतार चढ़ाव के बगैर ज़िंदगी गुजरती नहीं है। ग्राफ है वो, जब ग्राफ है ऊपर नीचे जाने का, उसी को ज़िंदगी कहते हैं, वरना एक जो सीधी लाइन है वो तो डेड लाइन होती है। सो अपनी ज़िंदगी के ग्राफ को कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें उसके साथ, आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल मैं नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत देख रही हूँ और मैं वहाँ देख रही हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो गोरा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास भागता है, थेरेपिस्ट के पास भागता है। सो बहरहाल आज हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आज मैंने कुछ यहाँ लोगों को जमा किया है और हो सकता है कि वो किसी मुश्किल से गुज़र रहे हों और उनकी मुश्किल आपकी मुश्किल से मैच होती हो। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मेरे पास आज यहाँ 3 लोग मौजूद हैं। मैंने सादिया इमाम को बुलाया, मैंने किरण को बुलाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने डॉक्टर नीलम नाज को बुलाया जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों को बुलाने की वजह भी मैं बता दूँ। हाँ, प्लीज़। उसकी रीज़न ये है कि जाहिर है आप लोग अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चल रहे हैं। माँ भी हैं, बीवी भी हैं, प्रोफेशनल खातून भी रह चुकी हैं, अभी भी अपना ज़्यादा टाइम घर में सर्व करती है, लेकिन और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी आते हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं सब। और किरण का भी यही है कि वो सब चीज़ों से गुजर चुकी है। साथ यहाँ जो नीलम है, मैंने नीलम जब आई तो मैंने कहा मैं अपना ज़रा कन्फ्यूजन दूर करूं। जिस तरह मुझे कन्फ्यूजन है उस तरह आम औरतों को भी है। हमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का फ़र्क नहीं समझ आता। आपने मुझे बताया साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ देते हैं, बिल्कुल, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग और थेरेपी देते हैं। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के मसाइल आ रहे होते हैं, हमसे रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं हो रहे होते, हमें गुस्से की कैफियत आ रही होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरह उसको डील करें। साइकोलॉजिस्ट हमारे पास फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट दवाइयों के तौर पे हमारी इमदाद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ये तस्दीक करेगा कि क्या आपको दवाइयों की ज़रूरत है या सिर्फ प्रॉब्लम किस तरह हल करना है उस मशवरे की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ मिथ्स कुछ बनी हुई है। साइकोलॉजिस्ट के पास पागल थोड़ी है हम। किसी थेरेपी के लिए आपको कभी कभार किसी चीज़ से निकलना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है जो यंग लड़कियों की शादी होती है उनको कभी घर नहीं मतलब नहीं समझ पा रही होती कि मैं उसको कैसे समझूं, मैं उससे कैसे टैकल करूं। स्ट्रेस लेवल भी आपका फिर बढ़ता है। वो क्या करती हैं, अपने घर की जो बुजुर्ग हैं, पुप्पी चाची नानी, उनसे थेरेपी वाली जो चीज़ है वो उनके पास जाती है और शायद वो इतनी अच्छे से उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाती। वो अपना तजर्बा बस बता वो अपने मफाद की मशवरे दे रही है। हाँ बिल्कुल। और समटाइम पता है जैसे मेरे साथ पर्सनली ये एक चीज़ हुई कि जब मेरी शादी हो रही थी उससे पहले अम्मी की डेथ का होना, तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में गई। फिर एकदम ही एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में जिसको आप जानते ही नहीं हैं। फिर पापा मेरे साथ थे, मैं 1 साल नहीं गई जर्मनी में, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मैं अपनी माँ के मरने पे रोई तक नहीं थी। वो जो एक घुटन थी ना, वो अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी और वो इफ़ेक्ट करती थी मेरे मूड्स के साथ कभी कभी ना। तो वो उसने मेरे रिलेशनशिप पे भी काफ़ी शुरू में, मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की कि काफ़ी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा रिश्ता अदनान की वजह से रहा, क्योंकि अदनान ने बहुत जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर था कि इसने खोया, मैंने कुछ नहीं खोया। अच्छा, और यहाँ पे मर्द नहीं रियलाइज़ करते, शायद वो बाहर रहते हैं तो उनकी सोच भी तब्दील हुई है और इसीलिए हमारे यहाँ मिथ ये बना है ये लग्जरी है। मैं पागल हूँ, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ये अमीरों का काम है, ये हमारे यहाँ मिथ है। अनफॉर्चुनेटली और क्या क्या मिथ है इस हवाले से जरा बताएं। पहली बात तो ये कि आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज आ रहा है, शादी तो बहुत बड़ा चेंज है। किसी को खोना, अपनी वालदा को खोना एक ट्रॉमा है। उससे डील कैसे करना है, और सबसे बड़ी जो मिथ साइकोलॉजी के हवाले से नहीं इंसानों के हवाले से जो बनाई गई है वो ये है कि मैंने स्ट्रॉन्ग रहना है, मैंने ब्रेक डाउन नहीं करना है, मैंने हर वक्त मजबूत रहना है, मेरे साथ जो भी हो जाए मुझे शो नहीं करना कि मैं तकलीफ में हूँ। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने आप को ज़बरदस्ती मजबूत रख कर हेल्दी रिलेशनशिप्स में नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, इमोशंस जो होते हैं ना, जो जज्बात होते हैं, अब वो उदासी हो गई, वो खुशी हो गई, वो मोहब्बत हो गई, वो गुस्सा हो गया, ज़रूरी है हर इंसान इन इमोशन से गुजरता है।
है और सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपने किसी को खोया है तो आपका डिप्रेस होना लाजमी है। हम उस शख्स को डिप्रेस होने का मार्जिन नहीं देते। अच्छा, आप बात करिए शादी की, जब बच्चों का स्कूल चेंज होता है, उनका मुल्क चेंज होता है, वो माइग्रेट होते हैं, तब भी उनको काउंसलिंग की जरूरत है। क्योंकि बच्चों की बात करिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई चेंज आता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल घर चेंज हुआ, इलाका चेंज, तो मैं और मेरे हस्बैंड हजम ही नहीं कर पाते उस चेंज को। तो हमारी बड़ी वो जलजले आते हैं जिंदगी में। फिर उसके बाद जब हम लाइक नौकरी चेंज हुई, सीरियल चेंज हुई, चैनल चेंज हुआ, सो चेंजेस एक्सेप्ट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। और थोड़ा वक्त लगता है उस चेंज में आने के लिए, थोड़ा वक्त लगता है। और अगर आपको मुश्किल हो रही है तो कोई ना कोई वजूहात है जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं या उससे डील नहीं कर पा रहे, और काउंसलिंग बहुत जल्दी आपको उस चेंज में ढाल सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, समझते हैं इमेच्योरिटी है, मैच्योर हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैच्योर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी के खूबसूरत 10-15 साल तो गए ना। ऐसा ही है, बनते बनते मतलब लाइक वो करते करते आपके वो खूबसूरत लम्हात जब चले गए तो वो हाथ से चले गए। सो क्यों ना उसका इलाज यही है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कशन करें, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसके पास डिग्री है, बजाय इसके कि फुफियाँ चाचियाँ उनके पास जाके अपने घर के हालात भी ख़राब करें और पूरे ख़ानदान में बातें भी। सो मेरे पास यहाँ कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं और ये इनके पास वो जेन्युइन मसले हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगी। मैं आपको हर किसी औरत को पकड़ पकड़ के तो नहीं यहाँ हेल्प आउट कर सकती, लेकिन आप इनके किसी ना किसी मसले से रिलेट कर पाएंगी और शायद आपको इस प्रोग्राम से थोड़ी टिप्स मिल जाए। क्योंकि अगर आप, आई नो कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो ज़रूर घर में कोई कहेगा पागल है क्या, यही चीज़ होगी पीछे से। सो मैं शुरू करती हूँ जी आपसे। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डिप्रेशन में रहना कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी बात तो है, बुरी बात नहीं है। और अगर आप डिप्रेशन में हैं और किस वजह से हैं वो आप डिस्कस कर सकती हैं, ताकि आपकी वजह से कुछ लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके, वो उनकी दिल की बात भी अब तक। असल में सबसे मेन बेस तो ये शादी के बाद हस्बैंड की जॉब का होना। अच्छा। मेरे हस्बैंड डेली विज़िट पे जॉब करते हैं। अच्छा। एज अ मजदूरी। अच्छा। तो कभी है कभी नहीं है। अच्छा, मैं पापा के घर से बिल्कुल मतलब अच्छी फैमिली से आई, कभी मैंने किसी चीज़ की परेशानी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। शादी के बाद फिर मुझे फर्स्ट बेटी हुई, उसके बाद मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अब बच्ची को कैसे रखूँगी या मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो उसके बाद पापा ने और अम्मी ने यह फ़ैसला किया कि मेरी बेटी उन्होंने रख ली। आज माशाल्लाह बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में और अभी तक अम्मी के पास है, ताकि वो अखराजात उठा सकें। उसके बाद फिर 2 साल बाद बेटा हुआ, बेटे के साथ भी यही हुआ। तीनों बच्चे मेरे सीज़र से हुए। हस्बैंड की जॉब की वजह से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। आज मेरे पास एक बच्चा है और 2 बच्चे मेरी अम्मी के पास हैं। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस तक अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अम्मी ही मुझे सपोर्ट कर रही थी। और सबसे अहम बात तो मुझे मेरी फैमिली से ये है कि मुझे जहेज़ में मकान मिला है, तो मुझे मकान के किराए की या इन चीज़ों की टेंशन नहीं। आप यकीन नहीं करेंगी, उसके बावजूद भी जो ना डेली रूटीन्स जो है ना उसमें बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मार्बल की टाइल्स होती है ना, वो गाड़ी में लोडिंग करते हैं। अभी कल ही ऐसा हुआ, अब वो काम भी ऐसा रिस्की है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। कल ही की बात है कि पूरी गाड़ी जो है ना लियारी पे उलट गई। उसके बाद जो है वो इतनी मैं टेंशन में थी कि जब तक उनसे रब्ता नहीं हुआ, आप यकीन नहीं करें, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं अम्मी को कॉल कर रही हूं, भाई को कॉल कर रही हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। पहले तो मुझे ये बताएं, इतने सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप दिन भर में 24 घंटे आपके पास होते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपनी सोच में, अपने गुमान में क्या चीज़ चलाती हैं? क्या आप ये अपनी परेशानी को हावी करती हैं, उसके बारे में ही सोचती रहती हैं, ये मुसीबत हो गई, अब कैसे होगा, अब क्या होगा? या आप ज़्यादा ये चलाती हैं कि नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल? नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरी सबसे ज़्यादा ये होता है कि नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी।
क्योंकि हमेशा अम्मी ने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डेली विज़िट पे नहीं होता काम। अभी तो तकरीबन मुहर्रम के बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो अम्मी मुझे आगे से एक ही बात कहती है, बेटा इसमें भी अल्लाह की बेहतरी, पानी में भी शफा मांगो। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये है कि प्रॉब्लम ही यही है कि हम प्रॉब्लम अब जो मेन टेंशन जो मुझे एनी टाइम रहने लगी है वो अपनी बच्ची को लेकर रहने लगी है। ज़ाहिर है अब माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आ गई है। मेरी तो शादी का एज में हुई थी। परेशान होकर आपको क्या मिलेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे? वो तो है, पर ना असल में पता है क्या, पहले तो पप्पा थे तो मुझे सपोर्ट था, अब तो पप्पा नहीं है, पप्पा की डेथ। अल्लाह ताला कोई ना कोई तो जरिया निकालेगा ही, है ना। अल्लाह ताला मुझे मेन जो टेंशन वो ये रहती है कि 19वां साल है शादी को, मैं कल भी खाली थी, मैं आज भी खाली हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी आप यार आप ये नहीं शुक्र अदा कर रही कि आपके पेरेंट्स तो थे, मैं यही आपके 2 बच्चे उन्होंने पाले, अभी भी उनके पास। हाँ, तो कभी कभार तो किसी के पास तो कोई भी नहीं होता। नहीं, मैं यही कह रही कि आप दिन भर में कभी गौर किया है कि आपके अंदर ज़्यादातर क्या चल रहा है, किस चीज़ को आप ज़्यादा दोहरा रही हैं, अपने गुमानों में क्या चीज़ रखती हैं? बता दिया ना नेगेटिव कि मैं कल भी खाली थी, मैं आज भी खाली। मतलब आप नेगेटिव ज़्यादा चलाती हैं। हमें जो था वो आपका वो यही है कि मैं कल भी खाली। आपने कभी देखा कि आप कितनी खाली थी? कल आपके पास पेरेंट्स थे, ठीक है, आपकी शादी हुई, आपके यहाँ बच्चा हुआ, उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उस बच्ची को पाला। आपने दूसरा बच्चा अटेम्प्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे अगर हालात नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं करो। चाहते माँ बाप आपको ये दे सकते थे, उन्होंने। आपने 3 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे उन्होंने पाल लिए। आप कहाँ से खाली हैं? मेरे पास तो मेरी माँ भी नहीं थी, मेरे पास तो मेरी बेटी को बड़ा करने के लिए, उसको छोटी छोटी दुआएं, उसको छोटी छोटी बातें बताने के लिए मेरी माँ नहीं थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अल्लाह मियां ने इनको 3 बच्चे दिए, लोगों के पास औलाद नहीं है। यही बच्चे इंशाल्लाह बड़े होके आपका बाजू बनेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा खाली थोड़ी, आपके 3 बच्चे हैं भाई। नहीं, देखिए पॉजिटिव सोचना आसान काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। वो भी इसलिए क्योंकि बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता। हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि जी तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे बैठना है, तुमने ऐसे खाना है, तुमने ऐसे बात करनी है, तुमने ये। हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुमने सोचना कैसे है, तुमने कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को अंदर से रखना है, हालात जैसे भी हों अपने आप को स्टेबल रखना है, अच्छी सोच को पकड़ के चलना है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना है। हमें कभी किसी ने अपनी सोचों पे काम करने का बताया नहीं। और आपको पता है अल्लाह ताला हमें हमारे गुमान से ही देता है। हम जो कुछ अपने गुमान में चलाते हैं, जितना ज़्यादा उस थॉट को चलाएंगे वो उतनी पक्की होगी और वो थॉट रियलिटी की शक्ल इख्तियार। और आपसे नीलम में एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर इस बारे में पूछूंगी कि ये कैसे इस डिप्रेशन से निकल सकती हैं। या बहुत सारी ख़वातीन जो कम आमदनी होने की वजह से इस वक्त बिल्स इतने आए हैं, इस वक्त हर कोई इस डिप्रेशन से 2-4 है, इससे कैसे फाइट किया जाए ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे लगता है पूरी दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने दिमाग से लड़ना कभी कभार इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दे रहे हैं अपने दिमाग से लड़ने के लिए, फिर आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीलम यहाँ मुझे बताएंगे, अभी हमने पिछला सेगमेंट में डिस्कशन की, यहाँ इनकी जो प्रॉब्लम है महंगाई इस वक्त डिप्रेशन का सबसे बड़ा मसला है। जो डिप्रेशन ऑब्वियसली घर औरत को चलाना होता है, मियाँ ने जो कमाई है उसको ला के दे दी कि भाई चलाना होता है, और फिर वो फंसती है मैं क्या करूँ, इधर से सिरा पकड़ूँ उधर से सिरा पकड़ूँ, कैसे चलाऊँ। सो नीलम इस डिप्रेशन, देखें महंगाई से तो हम कुछ नहीं बता सकते क्या करें, लेकिन हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए नदा, जो ये डिप्रेशन या इसे हम कहते हैं एंजाइटी जो आ रही है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे लिए सर्टेन नहीं होगी, ठीक है, हमारा जहन जो है वो क्या चाहता है कि मुझे पता हो क्या होने वाला है। वो हर वक्त चाह रहा होता है कि सर्टेनिटी हो, मुझे पता हो कल क्या होने वाला है, मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूँ। इनका जो केस है उसमें उनके हस्बैंड की जो आमदनी है वो बड़ी अनस्टेबल है, उनको पता नहीं आएगी नहीं आएगी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि पहले भी खाली आज भी खाली हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। और जाहिर है आप अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी पैमाने से देखती हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह आ सकती है। देखिए सिक्योरिटी के बड़े सारे तरीके हैं। मुझे बताइएगा, आपके घर में सब लोग सेहतयाब हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सेहत ठीक है और घर भी आपका अपना है, आपके बच्चों ने तालीम भी हासिल कर ली है, ऐसा ही है। तो यानी कि हर कोई खुद मुख्तारी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अगर हम अपनी सोच का पैमाना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से शिफ्ट करके देखें कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में सिक्योरिटी हमें दी हुई है, हम बस उसको देख नहीं पा रहे हैं। माली हालात तो हमें पता है ऊपर नीचे हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खाना जा रहा है। हमें शायद ये नहीं पता अगले महीने की फ़ीस कहाँ से जाएगी, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें सिलसिले बने जा रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपके घर वाले हैं जो आपका सपोर्ट बने हुए हैं, और आप ये चूज़ कर सकती हैं कि आप बेइख्तियार से मूव करके आ जाएं बाइख्तियारी पे। वो कैसे चूज़ करें? ज़रूरी नहीं है कि आप काम करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरफ आ सकती हैं, लेकिन ये यकीन दहानी करना कि मैं सिर्फ हालात की मोहताज नहीं हूँ, मैं क्या तब्दीली ला सकती हूँ। कम से कम अपने बच्चों की, मुझे पता है आपको फ़िक्र हो रही है उसकी शादी की, उसकी एज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, लेकिन उसके अलावा आप उसको खुद मुख्तार किस तरह बना सकती हैं, जिन तरीक़ों से आप नहीं बन पाई, जिन तरीक़ों से आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट या मजबूत नहीं बन पाई, जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से आप शिकार हो रही हैं, बच्चों को किस तरह सिखा सकती हैं कि वो अपने लिए खुद ही इंडिपेंडेंट बन जाएं। ये वाली सोच लाना लाजमी है। देखिए, हम या तो चूज़ कर सकते हैं कि हर वक्त सोचते रहें कि कल क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, ये अगर हो गया तो ये क्या होगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर हम कल की फ़िक्र पे चले जाएं ना, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इफ़ थिंकिंग, व्हाट इफ़ ये हो जाएगा, व्हाट इफ़ ये हो जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है। उसके बजाय जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, अच्छा महीने का मुझे लग रहा है क्योंकि हालात मुश्किल हो रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो मैं कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ, मेरी ये बाउंड्री है, इसी के अंदर मैं अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैं और क्या कर सकती हूँ। मेरे पड़ोस में जो है उसने सिलाई शुरू कर दी, क्या मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, क्या एक सलाहियत सीख सकती हूँ, क्या और कोई तरीका है जिससे मैं अपनी चीज़ों को इसी में मैनेज कर सकती हूँ। अपनी वो एनर्जी जो डिप्रेशन में लगा रही है, वो अगर वो फ्यूल कहीं और लगाएंगी, ऐसा ही चीज़ों को इख्तियार में लेने के लिए, क्योंकि देखें बेचारा बनना आसान होता है, हमारे जहन के लिए भी बेचारगी आसान होती है, मेरे साथ बुरा हो गया, सिंपैथी लेना, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें ज़्यादा से सिंपैथी लेते हैं, हम विक्टिम बन जाते हैं, अपने आप से लेते हैं, हम विक्टिम, हमें मजबूर बनना बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ टीवी ड्रामों की बात नहीं है, इंसान को वैसे भी अच्छा लगता है, ड्रामे भी वहीं से आते हैं, वहीं से हमारी स्टोरीज, हमारी अपनी स्टोरीज से आते हैं कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। आप 18 से बड़े हैं तो अल्लाह ताला ने आपको अकल, शऊर, हाथ पाँव, फैसले करने की सलाहियत सब कुछ दी हुई है। आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ। पहले तो अपनी ज़ात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ, क्या मुझे अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, बेहतर काम देखें, बेहतर चीज़ें देखें, इस तरीके से डबल शिफ्ट करें। लेकिन मेरा इनका एक सिंपल मशवरा ये है कि कुछ चीज़ें आप बांध लें अपनी रूटीन में, ठीक है। आप सुबह उठती हैं जी, आप सुबह उठते साथ ही 4-5 चीज़ें, एक तो आप पेपर पे लिख लें पॉजिटिव वाली, 5 चीज़ें पॉजिटिव मुझे बताइए कि क्या लिखेंगी जो आपको ताकत जिनसे मिलेगी या जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ होंगी, क्या लिखेंगी पॉजिटिव। आप क्या चाहती हैं कि आपके हालात कैसे हों, पहले तो मुझे ये बताएं। अब तो मेरे हालात की तो मुझे टेंशन ही नहीं है, बच्चों को लेकर अपने हालात को क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आप चाहती हैं वो आपने अपने गुमान में बार बार चलाते रहना है, ना कि जो आपके असल में हालात हैं, ठीक है। आपने फेक करना है, आपने झुटलाना है इस बात को। आपकी तबीयत ख़राब है, आप बोले नो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, थैंक यू अल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग। आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप घर नहीं चला सकती, आप बोले थैंक यू अल्लाह आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, मेरे खर्चे आसानी से पूरे हो रहे हैं, अब तो मेरी आमदनी भी और बढ़ गई है। आप लिखें ये चीज़ें, आपका मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, हाँ, मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता आया है, वो अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रही है। मैं लिखने को इसलिए कह रही हूँ कि आपका माइंड आपको कभी भी अच्छा सोचने नहीं देगा, आपको बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपका शैतान, आपका दुश्मन अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने दुश्मन का साथ देती हैं, अपने शैतान का साथ देती हैं, या अपने रहमान का या अपने दोस्त का देती हैं। तो आप लिखें
ये 5 बातें लिखें, सुबह उठते साथ ही दोहराएं, याद हो जाएंगी, मन ही मन में दोहराइए। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन फील करके मेरे हालात इतने अच्छे हो गए, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। इस तरह से पॉजिटिव बातें आपने अपने आप को देनी है। दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। फिर पूरा दिन क्या करते रहते हैं? नेगेटिव सोचते रहते हैं। अल्लाह कैसे हमारी दुआएं पूरी करेगा? जब तक दुआओं से पहले हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपना एफ़र्ट, अपना स्टेप, जो रोल प्ले हमने करना है वो हम कर नहीं रहे। अल्लाह कहता है, अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए या अल्लाह। और दिल में क्या रखा हुआ है? किसी के लिए कोई बात रखी हुई है, कुछ बात नेगेटिव रखी हुई है। और अल्लाह के लाख हम ये सोच लें, अब मुझे ना, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, सबसे पहले मेरा बाईपास हुआ है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं कभी दिमाग पे हेवी नहीं करती। इसमें भी अल्लाह की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट इसको देखें, इन चीज़ों को बोलते हैं एफर्मेशंस। ये एफर्मेशंस होती हैं कि आप चंद बातों को बार बार दिन भर में दोहराएं। आप पानी पी रही हैं, जी जी, बिस्मिल्लाह पढ़ा, एफर्मेशन डाल दीजिए, थैंक यू अल्लाह, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, मेरे हालात इतने बदल गए। जो चाह रही हैं वो सोचें, जो चाह रही हैं वो बोलें, जो आप चाह रही हैं ना। अच्छा, हाँ, जी, जी, वो नहीं डिस्कस करें ज्यादा। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, सब बड़े बूढ़े वेरी इफेक्टिव ये होता था। अब हम चलते दूसरी खातून की तरफ, टाइम शॉर्ट है और हमने ज्यादा से ज्यादा सबकी एक दफा सुन लेते हैं। अब इनका मसला भी सुन लिया और इनको चीजें भी हमने बीच में हम कहीं ना कहीं आते रहेंगे। मसले छोटे बड़े। मैं अपनी बेटी के मसले माइक को करीब करिएगा। हाँ, मैं अपनी बेटी के मसले में आई हूँ कि माशाल्लाह से 20 साल की है। अच्छा। दिमाग की पेशेंट है। किसकी पेशेंट है? दिमाग की, दिमाग, छोटा अच्छा। बच्चों वाला दिमाग है। ठीक है, 20 साल की हो गई है। सही है। बहुत इलाज Special करवाया child। हमने, बहुत इलाज करवाया, संभालते संभालते ये दिन आ गए, बड़ी हो गई है। ठीक है। अभी ये होता है जैसे मैं एक माँ हूँ, संभालती हूँ उसको, सही है, फिर उसके बाद न जाने मैं ना रहूँ तो क्या होगा इस बच्ची को। ये दिमाग में हर वक्त बात घुसी रहती है, रोने लग जाती हूँ, रोती हूँ इस बात से कि क्या होगा इस बच्ची को। आपको पता है आपकी ज़ात से बढ़कर कोई एक ज़ात है, उसने आपको चुन के दिया है ना, जो 70 माओं का दर्जा रखती है ना। तो इतना कमज़ोर क्यों है हमारा ईमान अल्लाह ताला पे? अल्लाह ताला से बातचीत करती हैं आप, वक्त देती हैं उसको, उसका शुक्र करती हैं आप, या उससे सिर्फ शिकायत करती हैं? शिकायत नहीं करती, शुक्र संभालती करती हूँ, हैं, नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह को दुआएं बोले मांगती अल्लाह हूँ तू अल्लाह देख से लेना, मेरे कि अल्लाह जाने पाक के इसको बाद तू बेहतर देख कर लेना, दे। मैंने छोड़ दिया तुझ पे, भरोसा है ना जितनी उस तूने पे? मुझे जिम्मेदारी दी थी उतनी मैंने निभाई, अच्छी निभाई बुरी निभाई ये तू जानता है, लेकिन तू बेहतरीन निभाएगा, अब तू निभा। और मुझे अपने लिए ना ताकत मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और हिम्मत दे। आपको वैसे अभी तक इतने सालों से कौन ताकत, लाइक आपको किससे बात करके सुकून मिलता था अपनी बच्ची के हवाले से? मतलब लाइक 20 साल से जब आप उसको पाल रही हैं, ज़ाहिर नहलाना, खिलाना, पिलाना, जो एक छोटे बच्चे को करते हैं वो ऐसे ही करती हूँ, बाकी संभालती हूँ बच्चे उसको। आपके हैं? नॉर्मल है माशाल्लाह। कितने हैं बच्चे हैं आपके? 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं। और वो क्या बेट- करते हैं? माशाल्लाह ये भी सही देखो है, ना अल्लाह छोटी ताला ने है, कहाँ बड़ी से है। सपोर्ट सिस्टम cover दिया किया है। अच्छा, देखो, मतलब वो कहीं एक से एक एक normal जगह से नहीं है बस। छीनता है तो दूसरी जगह से हाँ, देता है। बाकी सब नॉर्मल है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बेटी है आपकी? नहीं, या दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे? जी। सो उस वक्त जब ये पैदा हुई थी तब आपको ज़्यादा मुश्किलात से? नहीं, 1.5 साल की थी, बुखार हुआ था, झटका आया। अच्छा, फिर जैसे बड़ी होती रही, मैंने कहा ये हम बच्चों की तरह नहीं है, हरकतें अजीब कर रही है। हाँ, जैसे थोड़ा ऐसे आगे चल के हमारे बड़े कहने लगे नहीं बड़ी हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। जैसे बड़ी हुई, फिक्रमंद होने लग गई, भाई ये तो वही हरकतें बच्चों वाली, जिद करती है, खिलौने के साथ खेलती है, अभी बड़ी भी हो गई है। फिर हमने उसका डॉक्टर्स इलाज, ने क्या कहा? डॉक्टर हमने इलाज करवाया, डॉक्टर ने यहाँ कराची में मैं आई हूँ, यहाँ भी मैंने करवाया, सक्खर में मैंने करवाया, बहुत इलाज करवाया। इलाज करवाने में डॉक्टरों ने यही कहा इसका छोटा दिमाग है। देखिए अल्लाह और ताला मुश्किल है। अल्लाह ताला हर अल्लाह शख्स के- को अलग अलग बनाता है। आपने देखी होंगी इतने फिल्में, इतने ड्रामे देखे होंगे बिल्कुल। कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, अलग अलग मसाइल से गुजरना होता है लोगों को। सो आपको चुना गया है वहाँ से, आपको अगर ये औलाद दी गई है तो आपको अल्लाह ताला ने चुना है
उसको पालने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी नेकी है उन माँ बाप के लिए जो इस तरह की औलाद कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपको मुसीबत में डालता है इसी वजह से कि वो आपको आजमा के अपग्रेड करना चाहता है, आपकी सोल को, आपकी रूह को और पावरफुल करना चाहता है। लड़का और लड़की के लिए दुआएं मांगी जा रही होती हैं कि हमें बेटा मिले, हमें, और जो समझदार माँ बाप होते हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला हमें नॉर्मल औलाद से नवाजे। बिल्कुल नॉर्मल। मतलब मैं इसलिए इतनी हैरान होती हूँ उनकी दुआएं सुन के कि अब तो हमारा बेटा हो जाए, अब तो हमारा भी बेटा हो, वो बस सेहत और सलामती के साथ नॉर्मल हो। अगर मैं थोड़ा सा जरूर डॉक्टर साहब बीच में ही आइए ताकि ये एक अच्छा सा बन जाए। बिल्कुल, देखें जब हम, क्योंकि काफ़ी केसेस देखते हैं जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल, यानी कि जहनी तौर पे वो कमज़ोर है, उसकी जिस्मानी उम्र और जहनी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। देखें अब जो साइकोलॉजी भी है, जो थेरेपीज़ भी हैं, वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं और इसे हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी। काफ़ी दफ़ा जो है बिहेवियर थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम इनको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी अगर जहनी उम्र इस वक्त 5 साल के बच्चे की आ रही है और जिस्मानी उम्र 20 साल के बच्चे की आ रही है, तो उस 5 साल से वो 10 या 12 साल तक आ सकता है। वो वॉशरूम जाना, थोड़ा बहुत खुद बनाना, अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो वो जॉब्स भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर कमज़ोर ना हो तो, लेकिन हमें ये रिसोर्सेज इनको देनी पड़ती है। मेरा मशवरा ये है कि पहले तो अपनी बच्ची को किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट को दिखाएं, ठीक है, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि इनके साथ भी काम होता है। नीलम देखिए, बाहर अगर बाहर की आप बात करती हैं तो वहाँ गवर्नमेंट फराहम करती है ये फैसिलिटी। नहीं, यहाँ पर भी हमारे यहाँ है नदा, इधर है, देयर आर सेंटर्स, ठीक है, अगर मैं उनका नाम ले सकूँ तो प्लीज आप लें। पाकिस्तान सेंटर ऑफ ऑटिज्म है जो गवर्नमेंट फंडेड है, बेहतरीन काम होता है। वो छोटी उम्र के बच्चों के साथ ही जो ऑटिज्म के साथ होते हैं, जाहिर है वो ऐसा प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकता, उनको रहना कैसे इस माशरे में, उनको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो बड़े बेहतरीन सेटअप्स हमारे यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं। एक और है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, वहाँ पर भी समझ लें मुफ्त में ही इलाज किया जाता है, बड़ी अच्छी थेरेपी, स्पीच थेरेपी से लेकर। आपको पता है ये चीज़? आपको नहीं पता ना इस बारे में? पता है, हमें दिल नहीं मानता ना कि बाहर बच्ची को भेजें। नहीं, आपने साथ आना है, बच्ची को भेजने की बात नहीं है, आपने साथ आना है। वो आपको भी सिखाएंगे कि बच्ची को ट्रेन कैसे करना है। बच्ची खुद मुख्तार हो सकती है, वो उसकी इस वक्त जो जहनी कैफियत आ रही है उससे बेहतर कर सकती है। शायद नॉर्मल ना हो सके, लेकिन बहुत बेहतर जो वॉशरूम की मजबूरी है, खाना खिलाने की मजबूरी है, कपड़े कैसे पहने, तैयार कैसे होना है, उठना बैठना कैसे, वो सब सिखा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ये सारी सलाहियतें कर सकते हैं। देखें, प्रॉब्लम जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसमें मसलिहत होती है। ये हमें सोच पहले तो करना है कि नहीं मेरे बच्चे ये अपनी माइंड थेरेपी में ऐसा है। पहले तो आपने जहनी तौर पे रेडी होना है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर इसका इलाज 100% नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। पहले अपने आप को जहनी तौर पे तैयार करें। और दूसरी बात यह कि आपके पास माशाल्लाह दूसरे बच्चे हैं, अभी तक भी अल्लाह ताला आपकी तरफ से ही उस बच्चे की मसलिहत फराहम कर रहे थे। आपके बाकी बच्चे भी हैं जो उसको बिल्कुल संभालेंगे। और देखें, स्पेशल बच्चा किसी भी घर में होता है ना, आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो बच्चा जो है वो सबकी जान होता है। हर भाई बहन उसके आगे पीछे प्यार करते हो, बिल्कुल बिल्कुल, सारे मोहब्बत करते हैं, साथ बैठ के खाना खिलाते हैं, ऐसा ही है, सब में वो जोड़ के रखता है, जान होती है। ऐसा ही है। इस तरह का बच्चा किसी घर में होता है, उसके अंदर सारे घर वालों की जान होती है। खुदा खुद ही इतनी मोहब्बत डालता है। कभी कोई बहन पकड़ लेती है, कभी कोई, मतलब सारा बर्डन आप पे नहीं होगा, अलग अलग बांटी नहीं है चीज। तो देखिए, मिजाजी वाली चीज है ना, बिल्कुल। ये अगर हमने अपने बच्चे को पूरा नहीं ट्रेन कर सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कर सके जितनी हमारे अंदर हिम्मत है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ हैं, इसके लिए एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, थोड़ी सी एक्टिवनेस चाहिए कि वहाँ जाना है, खुद ने लेकर खुद भी सीखना है, बच्चे को भी ट्रेन करना है, उसके लिए बेहतरी है आगे चलकर। वैसे तो उसके साथ बातें भी करते हैं, टीवी ड्रामा लगा दिया, गाने, या कोई अपनी मर्जी से सुनती है, देखती है। पर ये बात मसला ये आता है, बाद में टेंशन में ये आ जाती हूँ, बाद में क्या होगा, बस यहाँ कि बाकी सबकी शादी हो जाएंगी तो इसका क्या होगा। जो डॉक्टर साहिबा ने कहा ना, उस पर जरूर अमल करिएगा, उसको लेके जाएं, ट्रेन करना शुरू करें। क्या पता वो कहाँ तक बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप उसे तैयार करें अपने बाद के लिए। ऐसे ही करते हैं ना, खाना भी खुद बना सकते हैं, चाय भी खुद बना सकते हैं, इतनी सलाहियत आ जाती है बच्चों में। तो आप ये पहले निकल के देखें तो सही, कितनी सारी चीज़ें आ गई। और ये जो मैंने पहले भी कहा था ना कि अगर हम सोचेंगे क्या हो जाएगा,
इस सोच का कोई एंड नहीं है। क्या हो जाएगा, कितनी जिंदगी किसकी लिखी हुई है, ये तो हम में से किसी को नहीं पता है। इसको इसी तरह डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा क्या हो जाए, ऐसा ही और इसमें निकल पड़े कि लाइक नॉर्मल फैमिली होती है, माँ बाप की डेथ हो जाती है किसी कार एक्सीडेंट में, उनके छोटे बच्चे वो पीछे छोड़ के जाते हैं, खुदा ताला उनको कोई ना कोई आसरा दे देता है। बिल्कुल ऐसा खानदान वाले अडॉप्ट कर लेते हैं, वो कुछ भी उनके साथ हो जाता है, आपको नहीं पता कि कल आपके पीछे आपके घर का क्या होगा, आज आप क्या है, कल आपको कल का पता ही नहीं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मसलों को कैसे सुलझाना चाहिए ये हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बेहतर हम खुद बना सकते हैं। अपने डिप्रेशन को जब तक हम दिल से दूर नहीं करना चाहेंगे, कोई और ताकत दूर कर ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह करे कि हमारे इस प्रोग्राम से आप के अगर मसाइल में से थोड़ी सी कुछ उलझने सुलझ सकें, सो हम समझेंगे कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। सो मैं अब अगले तरफ चलती हूँ केस के। माइक आपको थोड़ा आगे बढ़ाऊँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस कैसी गुजरी है ज़िंदगी? ज़िंदगी तो बहुत डिप्रेशन में गुजर रही है। स्टार्ट ही इतना नेगेटिव नहीं, असल में हम अरेंज मैरिज को अगर लेना तो वहाँ पर डिप्रेशन ऑलरेडी इतना होता है कि आप जितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी आ ही जाती है। ये तो आपकी सोच है, ये है पूरी बात। असल में बात यह है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए। अरेंज मैरिज थी। मेरी इंगेजमेंट जो है वो 2.5 साल रही। अच्छा। लेकिन जब इंगेजमेंट हुई तो वो सास वगैरह बहुत अच्छी बातें करती थी जब आती थी, तो कि मतलब अच्छा रखेंगे, बेटी की तरह रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, और तुम्हें जो एजुकेशन लेनी है तुम अभी लो, क्योंकि वो एक 17 साल की लड़की शादी करके ला रहे थे। तो उस दौरान जो एजुकेशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू करेंगे, तुम जो पढ़ना चाहो तुम पढ़ना, और घर का काम करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि मेरे घर में तुम काम करने के लिए नहीं आ रही हो, बेटी बना के तुम्हें लेकर आ रही हो। तो वो थोड़ी सी लापरवाही भी हो गई कि अब तो इजाज़त मिल गई कि कोई काम करना ही नहीं है, तो सीखा भी नहीं। और फिर जब शादी होकर गए तो शुरू में 1.5 महीना तो बहुत ही अच्छा निकला, 1.5 से 2 महीना उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जो कही थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शादी का मतलब समझ में आने लगा, तो पता लगा कि जो शादी से पहले दिखाया वो एक सुहाना सपना था, और शादी के बाद पता चला कि शादी किसे कहते हैं। तो उसके बाद से जो है झगड़े मसाइल, उठने पर, बैठने पर, पकाने पर, हर चीज़ पर जो है वो ताने तन से, बात पे घर पर कंप्लेन जाना। इवन कि अगर कभी देर से आँख खुली है बच्चे के बाद, तो उसकी कंप्लेन भी फ़ौरन घर पर जाती थी कि आज आपकी बेटी उठी नहीं है, देर से उठी है। तो मतलब इतना मेंटली उन्होंने डिप्रेशन में डाल दिया कि दिल करता है आपको सुनने वाली नहीं, माँ बाप भी रखने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर यही होता है कि अब गई हो तो वापस मत आना क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो ये सब सोच कर कि अब ना वहाँ कोई है ना यहाँ कोई सुनने वाला है। 2 बच्चे हैं। पढ़ाई कितनी की? माशाल्लाह अभी मैंने तो मैट्रिक किया है, उसके आगे नहीं पढ़ सकी क्योंकि शादी के बाद कंटिन्यू नहीं हो सका। नहीं, यहाँ तक कि मैं, तुम्हारा इरादा था आगे पढ़ने? जी, मैं दरसे निज़ामी कर रही थी, तो वो मेरा कंटिन्यू नहीं हो सका। तो वो मुझे वहीं छुड़वा दिया गया दूसरे साल में ही, फिर बाद में नहीं मौका मिला करने का। लेकिन बस ये है कि जब कोई सुनने वाली नहीं होता ना, तो ऐसा दिल करता है कि कहीं चले जाओ। जब कोई है ही नहीं तो बंदा किससे बताएगा। हस्बैंड शुरू में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर उसके बाद ज़रा अम्मी की ज़्यादा सुनते थे, तो फिर जाहिर सी बात है जो अम्मी की ज़्यादा सुनते हैं फिर उन्हें बीवी की सुनाई नहीं देती है। तो बस यही कहानी है, इसी तरह से गुजर बसर चलती रहती है। कभी उनका काम नहीं भी होता तो उनका साथ देने के बाद भी जो है वो सुननी मुझे ही पड़ती है कि मेरे नसीब का उनको नहीं मिल रहा। मतलब तुम्हारे शौहर के नसीब की औलाद तुम्हें मिल रही, लेकिन जिंदगी जी, लेकिन तुम्हारे नसीब की रोज़ी ही नहीं है उसके पास, तो क्या कर सकते हैं। मतलब कंपैरिजन इतना ज़्यादा है कि कहीं से भी आप निकलने की कोशिश करो ना, तो कोई दूसरी बात ऐसी होती है कि आपको मेंटली टेंशन रहता ही है, उसके अंदर क्लियर नहीं हो पाते आप। तो बस ये है कि ज़ाहिर है फिर अगर छोड़कर चली जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और बच्चों का क्या कसूर है इसके अंदर। तो बच्चों को जब देखते हैं तो फिर ये हिम्मत भी नहीं हो पाती है। वरना तो आपके बच्चे? माशाल्लाह एक बच्चा 14 साल का और एक 9 साल का है। पूरी ज़िंदगी तो गुजर गई है। जी, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। जिस तरह की टॉक्सिक ज़िंदगी इनकी, ऐसी बहुत सारी औरतें उधर बैठी कैमरे के पीछे जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और उसका सबसे बड़ा अमल दखल ये कि माँ बाप ने इंडिपेंडेंट बनाया नहीं, पढ़ाई लिखाई करवाई नहीं और शादी कर दी, जो कि अक्सर पाकिस्तान में ऐसा ही होता है।
देखिए अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी तवक्कुआत हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे जिसके नतीजे में आपने शादी की और आप खुद एक्साइटेड थी कि ठीक है इतना मुझे पॉजिटिव माहौल मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अक्सर हम देखते हैं हम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और चीज़। बेड ऑफ रोजेस नहीं कहते ना, नेवर नेवर। देखिए कांटे भी आते हैं, ऐसा ही है। देखिए शादी फेरी टेल नहीं है, शादी जिम्मेदारी है। आपकी 15 में शादी हो रही है, आपकी 20 में हो रही है, 25 में या 30 में, शादी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, जिम्मेदारी के लिए तैयार होना लाजमी पड़ेगा। और हम जब इनसे ज्यादा प्लीज पेरेंट्स को समझाएं जो देख रहे हैं ना फौरन से। एग्जैक्टली देखें, पेरेंट्स को भी ये समझना है और ये जो हस्बैंड वाइफ दोनों की शादी हो रही है, हम सबको समझना है। स्पेशली मैं चाहूँगी लड़कियाँ जो शादी को एज अ फेरी टेल देख रही होती हैं, उनके लिए चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी आपके लिए ज़िम्मेदारी है। किचन की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आए ना आए, बाकी चीज़ों की आए ना आए, एक लाइफ स्टार्ट करने की, एक फैमिली स्टार्ट करने की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी लाजमी है। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है क्योंकि रोज़मर्रा के ताने, रोज़मर्रा की बातें सुन सुन के इंसान का बिल्कुल दिल चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती है। इतनी कोशिश करने के बावजूद आपको पूरा नेगेटिव बना हुआ है। मतलब जो मैका है, आप कहते हैं ना मैके की सपोर्ट, वो भी नहीं है और अक्सर हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ कहते भी अच्छा बेटा आ जाओ, लेकिन फिर वो दोबारा कहते नहीं बेटा चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो कह रही है ना शिकायतें की जाती हैं। ऐसा ही ऐसा ही। वो तो उनके तो स्कूल खत्म ही नहीं हुआ, टीचर हर तरफ है। और बुलाया भी गया था, लेकर भी गए थे, लेकिन 2 दिन बाद फिर खुद ही छोड़ कर गए कि नहीं हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो छोड़ देंगे, इससे बेहतर है हम खुद ही छोड़ कर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माँ बाप भी इनसिक्योर है ना। देखिए उन्होंने शादी जल्दी इसलिए करवाई क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी, उनको शादी करानी थी। देखिए अभी आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये आपका घर, आपकी फैमिली है या नहीं है। आप कितना ओन कर सकती हैं इस फैमिली को। अगर आपके माहौल में एक शख्स है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, या जो सबसे ज़्यादा तानाकशी करता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि सास ही हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एक्चुअली अगर उनका रवैया बदले तो शायद सबका रवैया बदलेगा, आपको लगता है? जी, ये वहीं एक होती ना हर कोई हाँ जो स्टार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ करता है। पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि आपने ज़हनी तौर पे उनके मैसेजेस को ब्लॉक करना है, ठीक है, या फिर इंतज़ार करो। नहीं, इंतजार और दुआ तो करना ही है, लेकिन हम जो हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह भी तो देख रहा है। प्रैक्टिकल बात करो, या तो फिर उनके जाने का इंतजार करो। देखिए सारी शादीशुदा ख़वातीन जो है, को कहूँगी कि बहुओं के साथ अगर अच्छी रहेंगी तो बहुएं दुआ करेंगी उनकी लंबी उम्र के लिए। ऐसा ही है। देखिए अब वो अगर किसी वजह से बार बार ये प्रेशर डाल रही हैं तो उनकी अपनी कोई इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो कर रही हैं। अब उनको कौन समझाएगा? नहीं, उनको हमें जाना भी नहीं है। हम उनको एग्जैक्टली हम खुद में चेंज लाते हैं। अंडरस्टैंडिंग करने की, उनके साथ दोस्ती करने की, उनको पटाने की। एक्चुअली नहीं, मैं बहुत करती हूँ, पटाना पड़ता है। नहीं बहुत करती हूँ उनसे, तो मतलब मैं पानी में फूंक के दिया करो उनको, खाना बनाओ फूंक फूंक के दो। मेरी सास के साथ कितने अच्छे ताल्लुक हैं, अल्लाह मेरी सास मेरा ख्याल कितना रखती है, ऐसे धोखे में बातें करो अपने। अच्छा कोशिश की तो बहुत कोशिश करती हूँ, हो भी जाती है ठीक, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही कोई बात नहीं। ठीक कैसे होती? तुमने क्या ऐसा किया? आपकी नंदे कितनी है? मेरी नंदे नहीं है। नहीं है? नहीं। ये भी बेस्ट पार्ट है कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आता। अकेली है, उनके घर और एक देवर है। अच्छा, दोनों शादी वाले हैं। दोनों शादी। ठीक है जी। देखिए इन बहुओं के साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज होती है? नहीं, असल में जो बड़ी साथ रहती है ना, वो जेठ का थोड़ा रोब है ना घर के अंदर, तो इसलिए वो बहुत अच्छी है। अच्छा। और छोटी वाली अलहदा रहती है। हाँ एक्चुअली यहाँ मुझे लगता है शौहर का किरदार इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए लेकिन हम अगेन ठीक है, अब वो ज़ाहिर है शौहर के अपने मसाइल होंगे, माँ की तरफ जाऊँ, बीवी की तरफ जाऊँ, मुझे लगता है वो बेचारा भी मजलूम ही होता है जो फंसा हुआ रहता है, जिसको साइड्स चूज करनी पर ये ऐसा क्यों समझती हैं कि ये कसूर अरेंज मैरिज का है? इन्होंने दिमाग में ये मेरी भी अरेंज मैरिज हुई। मैंने तो मियाँ को आरसी मुसब के वक्त देखा था, बट आई एम सो हैप्पी। लेकिन अच्छा पीस निकला है, अच्छा पीस निकला, अच्छा पीस बना दिया। कड़वे करेले हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो उस करेले को मैं इसलिए पी लेती हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, ये कड़वाहट जरूरी है। जिंदगी में आप याद रखें हर वक्त मीठा आप नहीं खा सकते, तो कड़वाहट जो है ना, ये लाइफ कहते हैं इंग्रेडिएंट। मुझे बड़े मज़े से एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं,
उन्होंने मुझे समझाता है, कहते सादी आप बिरयानी बनाती हैं क्या क्या डालती हैं? तो मैंने बताया ये डालती है, मेरे मियाँ को ज़रा चटपटी पसंद तो मिर्चें ज़्यादा डाल देती हूँ। कहते ज़िंदगी बस ऐसे ही है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाती जाएंगी, ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी, ये मिलाती रहे, आप ज़िंदगी को उसी फ्लो के साथ चलती जाए। और अभी जैसे आप यहाँ बैठी हैं और सबकी बातें सुन रही हैं, अभी तक किसी ने अपनी सास का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेज नहीं है। बिल्कुल, उनके साथ भी मुश्किल वक्त गुजरा, उनके कुछ और मसाइल हैं। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अलग अलग मुश्किलात डाली हुई होती हैं जिनसे हमें लड़ना है, और हम इसलिए ज़िंदा हैं, ज़िंदगी पे। सो आपके बच्चे आपने कहा 14 साल के हैं, और ज़िंदगी में इन कितने शादी को सालों 15 साल हो गए। 15 सालों में कोई ऐसा सुकून का साल आया जब कोई एक दिन कोई एक पल जो याद पड़ता, वो एक महीना शुरू का निकाल के सबसे उस एक महीने को निकाल कर जब बेबी बर्थ्स होती है ना, तो वो लम्हा बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जो जितने नेगेटिव लोग हैं ना, वो भी बहुत खुश होते हैं। उस 1.5-1.25 महीने का जो पीरियड होता है उसमें ख्याल भी बहुत रखा जाता है, प्रेगनेंसी और बहुत अच्छा रहता है जी। ये देखो जरा, मेरे तो वो बहुत बुरे होते थे उल्टा, बाकी सब जिंदगी अच्छी गुजरती थी, वो मेरे बहुत बुरे होते थे। तो आप ये शुक्र करें कि वो वाली चीज़, यानी आप जब बीमार होती हैं तो आपको केयर करने के लिए मिलते हैं। जी। इसका मतलब कि वो केयरिंग हैं, पर आपको वो केयर किस तरह दिखाते हैं, उनका तरीक़ेकार अलग है, ये समझने की कोशिश की। सब साथ रहते हैं आप लोग? सब साथ रहते हैं जी, एक ही घर के अंदर। ससुर, सास, जेठ, जेठानी, उनकी बच्ची। अच्छा, वैसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? लड़ाई मारपीट तो नहीं होती? लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन लेकिन मारपीट अल्लाह का शुक्र है नहीं, मारपीट नहीं हुई, लेकिन झगड़ा बहुत ही होता रहता है। आपने कभी ये सोचा कि कभी कभार इंसान ये सोचता है मेरा कसूर तो नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ आपको लगा कि अपने पे गौर किया हो, अपने पे गौर किया कि मैंने ज़बान चलाई या मैंने जवाब दिया तो एग्रीवेट हुई, आग और लगी? नहीं, असल में मेरा कसूर है। कसूर ये है कि उनके बेटे के साथ शादी हुई है, क्योंकि उनका बेटा बहुत सीधा था, जैसे कहती थी वैसे करता था। अब जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अगर बेटा सीधा होता है तो वो बीवी के लिए भी सीधा होता है। ये तो पता है क्या करते हैं, झगड़ा होता है ना तो एक कोने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं अब तुम दोनों डील कर लो आपस में। यानी आपके मियां आपको ताने नहीं देते, इंतहाई अक्लमंद आदमी है। ये तो तुम तो नेमत, मैं ब्रेक में समझाती हूँ, अभी तुम्हें क्या करना है। मियां समझदार है, अच्छा बहुत समझदार। अगर मैं देखिए सीधे नहीं है, हो सकता है क्योंकि उनके सबसे शायद फेवरेट बेटे से आपकी शादी हो गई, तो एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो सारी तवज्जो, वो जो सारी मोहब्बत उनकी तरफ आ रही थी, वो खुद ब खुद अपने जहन में इनसिक्योर महसूस करने लगती हैं, वो किसी और की तरफ हो गई। तो अगर मैं आपको एक मशवरा दूं कि अगर आपकी सास के साथ प्रॉब्लम होता है, आप सबसे ज़्यादा तवज्जो, अपने बच्चों से भी ज़्यादा तवज्जो अपनी सास की तरफ देने लगें। जब आप उनको ये फील कराएंगी कि वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, वो बड़ी अहम है, तो उनको आपसे इनसिक्योर महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं। फौरी ब्रेक पे नहीं जाना तो एक बात मैं, एक छोटा सा मेरे अपने घर का था, मैं आपको बता रही हूँ कि वो फेवरेट बेटे थे, और वो फेवरेट बेटा हमेशा माँ का वो फेवरेट होता है जो बहुत माँ का ना लाइक बच्चा हो, जो कह दे माँ और वो सुन ले। मेरा भी एक ऐसा भाई है जो माँ कह देती थी वो सुन ले। जब हमारी भी भाभी आई थी तो अम्मी को बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो हमने अपनी भाभी को पता क्या कहा था, मैं कहा देखो पकाना तुम नहीं है ना, बस अम्मी से पूछ लेना हल्दी कितनी डालूं, चीनी कितनी डालूं, फुप्पो ये बता दे, फुप्पो ये बता दे। होता क्या था, थोड़े दिनों बाद हमारी बहू ने बनाया, देखो तरकीब हमसे पूछी थी लेकिन हमसे अच्छा बना दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही ये चीज़ है। उन्हीं के बेटे से उनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब वो लाई है ना आपको प्यारी बहू लेकर आई, वो चाहती है हर जगह परफेक्ट। और एक और बात बता दूं, परफेक्शन आपके अंदर देखना एक और बात बता दूं कि अगर सास कहती है बहुत तेज है, तो आजकल लड़कियों को तेज होना चाहिए। अगर उनका बेटा सीधा है और उनको एक तेज बहू मिली है, तो एक बहुत अच्छा कपल है। अगर दोनों मियाँ बीवी सीधे होते, दोनों एक जैसे होते, तो कैसे चलती जिंदगी की गाड़ी। सो अगर कोई किसी लड़की को ये कहा जा रहा है ये बड़ी तेज है, तो लड़कियों को तेज होना पड़ेगा आजकल के ज़माने में। सीधे होने से ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप अगर यहाँ सबकी बातें सुन रहे होंगे तो बहुत रिलेटेबल हैं,
और सब कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुज़रते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टा होने के बाद डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं और आपको लगता है कितनी खुशहाल लाइफ है। ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपनी अच्छी चीज़ें ही लोगों को आगे दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो जो इंस्टा की परफेक्ट लाइफ है उसके पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसी इंस्टा की लाइफ होती है जैसे दावत से पहले आपके घर के हाल होता है। हाँ, दावत के लिए अच्छे बर्तन भी निकलते हैं, सफाई भी होती है, अच्छे खाने भी पकते हैं, तो वही दिख रहा होता है ना। लेकिन अब वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं, मूड्स भी छुप जाते हैं। तो बस इंस्टा भी ऐसे ही है। मैं चाहूँगी कि आप माइक उनको दें। हमने आपको ब्रेक में भी काफ़ी पट्टियाँ पढ़ा दी हैं, तो शायद उन पट्टियों से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। यही होता है ना, हमारी कोई खालाएँ होती हैं, पट्टी पढ़ाती हैं, थोड़ी देर हम सुकून में रहते हो, ऐसे गुजर। जी, मेरा नाम अस्मा है। मेरी शादी को 4 साल हो गए। अच्छा। और मेरी औलाद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार हो जाती हूँ। करीब करीब के लोग बहुत प्रेशर देते हैं, मतलब जहाँ भी जाओ तो एक ही सवाल होता है कि औलाद नहीं। तो बहुत मुश्किल है ये चीज़, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। हम तो अल्लाह से मांगते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं होना तो अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन लोग नहीं समझते। आप प्रेशराइज हो रही है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन हम हर किसी को जाहिर नहीं कर सकते कि हमें अंदर से क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। लोग समझते कि नहीं ये तो खुश है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाती है, ये तो बहुत खुश है। ऐसी बात नहीं होती है। अंदर से इंसान जितनी तकलीफ़ में होता है वो हर किसी को नहीं दिखा सकता। मेरे करीब करीब के लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत दोस्त हैं और सब है, एक ही सवाल, कहीं शादी में चले जाओ या तो किसी की मैयत पे चले जाओ, एक ही सवाल। शादी को कितना अर्सा हो गया, यहाँ तक कि बहन की शादी हुई है तो उसको भी कहते हैं अच्छा तुम्हारी बहन की यहाँ नहीं है, तो बुरा लगता है कि अच्छा तो सवाल ही करते हैं, बाकी कोई प्रेशर डालता है आप पे कि जुल्म करता हो आप पे, कुछ ऐसा है कि जुल्म तो खैर नहीं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा प्रेशर होता है इंसान के लिए। इनकी बात सुनी, आपने इनकी बात सुनी, अब आपकी बारी आई। इन सबके घर में औलादें हैं, सही, लेकिन इनके मसाइल मुख्तलिफ हैं। क्या इन तीनों के ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनमें से कोई औलाद के अलावा कोई और मसाइल है आपकी ज़िंदगी में? सास, हस्बैंड, फलाना धमाका? नहीं, मुझे फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हस्बैंड भी ज़ाहिर है उनको भी ख्वाहिश होगी, फैमिली को भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा हमें परेशान कर देते हैं। बाहर के लोग इतने इम्पोर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए? नहीं, लोग भी परेशान क्या कर रहे हैं, सिर्फ सवाल लोगों के बीच में बैठे होते हैं तो अचानक से आपसे कोई सवाल कर ले तुम्हारे बच्चे नहीं है, अच्छा फला डॉक्टर के पास गई, फला बंदी से इलाज करवाया, ये करवाया। देखो ये प्रेशर को ना, ये तुम्हारे हाथ में है, ये प्रेशर को कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है। इस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के अपने अंदर, अपने माइंड में देना है कि यार अब सब मुझसे और क्या क्या प्रॉब्लम बिल्कुल इग्नोर करो। काफ़ी जगहों पे मुझे बस औलाद का ही ताना, मतलब यही ताना मिलने को मिलता है कि बच्चे अच्छा तुम तो एक ही बहू हो ना, क्योंकि मैं एक रोती हूँ तो मुझे यही सवाल, तुम एक ही हो, अच्छा अब तक नहीं है, क्या हो गया, मतलब कहीं इलाज नहीं करवाया और मेरे स्टार्ट में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, अच्छा तुमने एहतियात नहीं किया ना इसलिए ये मसले मसाइल हो गए, इस वजह से अब नहीं हो रहा, अच्छा अब इस डॉक्टर के पास जाओ, तुम एहतियात नहीं करती थी। ये मतलब हम ये लोग ये नहीं समझ रहे कि हमें क्या मतलब एक बात सुनो, तुम उन सारे लोगों की बातों को नेगेटिव ले रही हो, क्या पता कोई तुम्हारी भलाई के लिए भी बोलता हो, जो तुम्हें जाहिर है वो चीज़ तुम्हारे एक ऑरा बन गया है नेगेटिव, जो तुम्हें हर किसी की बात नेगेटिव लगती होगी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ताने दे रहे हैं, क्या पता वो तुम्हारे हमदर्दी में तुमसे ये बोल रहे हो कि उधर चली जाओ या इधर चली जाओ। लाइक मेरी अम्मी खुद अननोन लोग होते थे, बहुत अपने नहीं होते थे, उनको ले लेके अस्पतालों में भी गई हैं इलाज के लिए, एक सोशल वर्क के ज़रिए। ये हो सकता है कि उनको कोई समझता हो कि वो ऐसी है, प्यार में कर रहे हो, बट निदा अगर वो कर भी रहे हैं, चलो वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, औलाद करो औलाद करो, अब इसके ऊपर है ना कि ये कितना प्रेशर अपने अंदर लेती है, अपने आप को कितना मजबूत रखती तो कुछ भी नहीं है लोगों के, तो 22, 12, आपको कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका हस्बैंड आपको नहीं छोड़ रहा है इस बात पर, सबसे बड़ी बात तो यही है, वरना तो वो अलग प्रॉब्लम है होना चाहिए जो ये इनको खुद को फील होता नीलम। वो उस देखें स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस और प्रेशर हम जितना ज़्यादा लेंगे, रिसर्चेस हमें बताती है कि हमारे कंसीव करने के चांसेस उससे भी कम हो जाए। तो अगर आपने ये हावी कर लिया तो वैसे भी आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है, और जाहिर ये अल्लाह ताला ने एक कुदरती रिश्ता दिया है, ये मोहब्बत के तौर पे दिया है, इसको एंजॉय करना है या प्रेशर कुकर पे चढ़ा के रखना है, ये
आपकी चॉइस है। अभी और गोल्डन pressure- टाइम है, ऐसा अगर ही। अभी 5वें साल बच्चा हो गया तो जिंदगी तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल ही तब्दील तो अब ये भी ज़्यादा होता है कि अच्छा जॉब कर रही हूँ तो जॉब कर रही है तो इसीलिए बच्चा नहीं कर रही कि शायद आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। देखें तो ऐसा नहीं आपके है, हम आपके जॉब घर वाले इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है अपने आप को बिजी रखने के लिए करिए, बहुत अच्छी बात है। देखें कितना वक्त आपका गुजरता है उन बाहर वाले लोगों के साथ और कितना वक्त आपका गुजरता है अपने घर वालों के साथ, और कितना वक्त आपका गुजरता है उन बाहर वाले लोगों के बारे में सोचने के साथ, ये आपने चूज़ करना है। अभी तो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आपका जहन वहीं पर है कि मैं जो वीकेंड पे वहाँ पर गई थी और खाला ने पूछ लिया, और आप खाना बना रही हैं तब भी हो रहा है, आप जॉब पे जा रही हैं तब भी यही आपके जहन में चल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला रहा है। कोई मशवरा दे, कोई एडवाइस करे, उस पर अमल बिल्कुल आप करें, उसको पॉजिटिवली लें। देखें अब आई थिंक आज के शो के बाद आपने ये तो सीख लिया होगा कि औलाद की दुआ करनी है या सेहतमंद औलाद की दुआ करनी है, ये आपकी चॉइस है। और जाहिर है अल्लाह ताला ने किसी ना किसी चीज़ पे तो जो है वो हमें डिपेंडेंट रखना है। हम अल्लाह ताला को याद ही अनफॉर्चुनेटली तब वो करते तो हैं, कुरान में कहते हैं, वो कह रहे हैं ना मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही औलाद है। दे के भी आजमाऊंगा, लेके भी नहीं दे के आजमाऊंगा, भी। पैसा दे के भी आजमाऊंगा, पैसा लेके भी आजमाऊंगा, तो कह रहे हैं। लेकिन ये आप कितना फर्क वक्त कहाँ? गुजार रही हैं लोगों के बारे में सोचने के लिए। आपकी एक हो जाएगी, उसमें गैप आ जाएगा तो लोगों ने फिर से बोलना शुरू करना है, क्योंकि उनको जो नज़र आ रहा है उन्होंने तो उसी पे बात करनी है। अगर घर बड़ा है, घर छोटा है, यहाँ नहीं और हमारे गए, फारिग लोग भी बहुत हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही फारिग है। लोग इतने ये हैं। जो ज़्यादातर मशवरे देते हैं कुछ तो उनको खुद को भी सोचना चाहिए ना कि हम खुद भी कोशिश वही कर मैं कह रहे रही हूँ ना, हमारे होंगे पास ना। फारिग लोग बहुत हैं, हाँ। इसलिए तो ARY ने इतने ड्रामे चला दिए कि 7-7 दिन ड्रामे ही चलते रहते हैं ताकि उनकी ये सब चीजें कम हो। वरना आपको याद है PTV के ज़माने में कोई 1, 2, 3 ड्रामे हुआ करते थे। टाइम से। अब तो बहन 7 बजे से ड्रामे शुरू होते हैं तो ARY कहता है चलाते जाओ ड्रामे। चलाते जाओ, लोग इनको इसी देखने में वाले busy हैं। रखो। तो वो हमारे पास बहुत फारिग लोग हैं और उन्होंने अपनी फरागत का कोई ना कोई मशगला चुना हुआ है दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने का। सो हम चाहे कितना भी कुछ कहेंगे, वो अपनी आदत और उनकी फितरत से वो नहीं रुकेंगे। मगर तुम जॉब कर रही हो, तुम अपना टाइम इतनी जगह बांट दिया है, तो तुम क्यों सुनती हो उनको? 2 कान अल्लाह मियां ने किस लिए दिए हैं? नहीं मेरे ना कान के बीच में जो दिमाग है उसमें सब रह जाते हैं, फिर मैं वही चीज़ें भाई सोचती फिर हूँ। इसको काउंसलिंग बिल्कुल बिल्कुल आप आ जाए हमारे पास कि उसको निकालना कैसे वो भी सिखा देंगे। और मुझे दवाइयों के बताइए, बगैर ही हो नहीं नहीं जाएगा। काउंसलिंग मैं तो मस्ती कर रही हूँ। मैंने कहा भाई अब तुमने समझ लिया कि नहीं जो मेरे दिमाग शोर भी यही कहते हैं कि तुम पागल ही हो जाओगी इस तरह अगर नहीं। सबकी देखिए बातें स्ट्रेस और सुनोगी। प्रेशर हम लेंगे, और मुझे पता है कि जो हमारा एक सेंसिटिव एरिया होता है, कोई बार बार उसको कुरेदता है तो तकलीफ तो होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल होती है। लेकिन आप ये देखें, किसी ने, आप किसी शादी पे गई, किसी आंटी ने आपको कह दिया और आप अगले 4 दिन उसके बारे में सोच रही हैं। वो आंटी कहकर कितनी देर सोची होंगी आपके बारे में? वो तो 2 भूल गई सेकंड होंगी। 30 सेकंड वो भूल गई। 30 दिन तक आपको उनकी बात याद है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, उनका? गोल्डन पीरियड ज़ाया नहीं करो, बता रही हूँ, बच्चों के बाद बस उनकी लंगोटों में ही लग जाओगी। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल आसानी करेंगे, जब लेकिन नसीब में। ऐसा ही है। लेकिन प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। यही तो समझा दे, अगर हमारे कंट्रोल आप सबको समझाने जाएंगी तो ये आपके कंट्रोल में भी सबसे नहीं। पहले तो अपने रिलैक्स आप को करोगी तो Exactly. कंसीव कर पाओगी। Exactly. रिलैक्स ही नहीं होगी तो फिर तो तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए चिल, रिलैक्स, बहुत आसान है मुंह से कहना जो मैं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है तो जो हम कह रहे हैं उसको जज्ब करो। नहीं को बहुत कोशिश करती हूँ कि इन सब बातों से दूर हट जाऊँ, लेकिन जैसे कि शादियों में उठ जाना है, अब ज़ाहिर बहन की शादी है तो उधर भी जाना ज़रूरी होता है। तो इतनी सारी महफिल लगी हुई होती है, डायरेक्ट सवाल कर लेते, बहन की नई नई शादी, तो मुझसे पूछेंगे तुम्हारी बहन के यहाँ कुछ है? अच्छा कुछ हुआ? नहीं हुआ? तो मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा तुम्हारा कुछ हुआ? नहीं हुआ? कहती हूँ नहीं। तो मतलब अक्सर लोगों को सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार एक ही बात करना और ताने दे देना, इसके यहाँ तो बच्चे नहीं हैं, ये तो खुद नहीं चाहती है, इसका तो खुद का ही दिल नहीं है, ये कैद हो जाएगी, इसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बच्चा नहीं करे। हाँ। तो हम अगर ऐसी आज़ादी चाहिए तो इतने साल हम क्यों ज़ाया करें? शादी से पहले ही सारी आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन लोग इस चीज़ में इतना परेशान करते हैं कि मुझे डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मैं अंदर ही अंदर, मैं पहले ज़्यादातर अपने शोहर को बोलती थी कि ये मसला है, वो मसला, अब मैं उनको भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे खुद को भी एहसास होता है वो भी मेरी वजह से परेशान होते हैं। ज़ाहिर रोज़ एक ही बात उनके
के आगे बैठ के रोऊंगी करूँगी, तो फिर मैं उनको भी अब नहीं बोलती। लेकिन मेरे अंदर तो वो चीज़ अब भी है। और मेरे शौहर भी ऐसे हैं कि वो खुद भी जाहिर नहीं करते, जबकि उनको भी ज़ाहिर है औलाद की ख्वाहिश किससे नहीं होती, सबको होती है। वो खुद भी जाहिर नहीं करते कि मैं परेशान हो जाऊँगी। लेकिन और तुम लोगों ने अभी कोई अपना मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं कराया? नहीं करवाया है, काफ़ी हद तक सब नॉर्मल है, लेकिन फिर वही अल्लाह की मर्जी है। बस सब नॉर्मल है तो टेंशन की क्या बात है? तो मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा टेंशन होता है, कोई बीमारी हो तो बंदा इलाज करवा। हमारी एक फ्रेंड है, अभी 12 साल बाद शादी के उसका माशाल्लाह बेटी हुई है, सेहतमंद बेटी है। तो बस उसका देर नहीं है, अल्लाह से मांगते अल्लाह दुआओं में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना दवा में शिफा तो है, लेकिन दुआओं से बढ़कर दुआ तो किस्मत बदल देती है। अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे। देखो अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं, सबने आमीन कहा होगा। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना, आप वो सोचें जो आप चाहते हैं, तो ऐसे इमेजिन करो जैसे बेबी हाथ में है, अच्छा फिर ये मेरे हालात भी ऐसे चेंज होंगे, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने माइंड को लेकर जाओ, क्या पता कि ये चीज़ वर्क कर जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके जो गुमान हैं वो आपके पूरे हो जाएं। अभी तक आपके गुमान में ये चल रहा है कि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, लोग ये बोलते रहते हैं, वो सोचना शुरू करो। अब है, आ गई है, नाम सोच लो। अगर हो जाएगी पे रहोगी ना तो भूल जाओ, नहीं को हटा दो, हो गई है, नाम सोचो, लड़की होगी, अच्छा लड़की है तो ये नहीं इतनी तो बिल्कुल प्लानिंग करके रखी है। ऊपर से कपड़े वगैरह भी मतलब कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लेकर रख देती हूँ। मेरे शौहर तो मना करते ये सब चीज़ें नहीं करा करो, इस वजह से और ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में बात रहेंगी। लेकिन मुझे फिर भी खुशी होती है ना, उम्मीद है ना, मैं अपनी मायने में जब जाती हूँ वहाँ पे जमा कर आ जाती हूँ। मैं इनको घर पर नहीं बताती कि मैंने ये लिया, तो एक है कि बस अल्लाह पाक दे दे इंशाल्लाह। और जो सवाल करे बोलो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ऐसे बोल दो बस। ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं अच्छा लगता है कुछ है ना, बता नहीं रही। हाँ अच्छा पता है उनके गुमान भी बदलेंगे। हंसी में लेना शुरू करोगी तो शायद आपको ये बातें नहीं बुरी लगना खत्म हो जाए। मैं कोशिश चटखारे में बोलो आने वाला है, अगर कोई कहे क्या बच्चा नहीं करे मैं, तो उनको जवाब दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ताना है, उनको बोलो नहीं, हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जो ताने लेने वाले ना उनके साथ तो ऐसे ही चलना चाहिए। फिर वो सामने से कहते हैं हाँ सही है, तुम आज़ादी के चक्कर में रहते हो, तो मतलब उनको क्या तकलीफ है भाई? पता है क्या, अगले का गुमान भी उस तरफ ले आओ जो तुम चाहती हो, उसको बोलो हाँ आने वाला है, बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगी, बोल दो झूठी सही। आप क्या बताना चाहेंगी आगे? मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन है और मेरी शादी मेरे घर वालों की पसंद से हुई। अच्छा। उससे पहले मेरे हस्बैंड किसी को चाहते थे और उनसे उनकी मंगनी भी हो चुकी थी, तो ख़ानदानी तनाज़ा कोई ऐसा हुआ कि टूट गई वो मंगनी, फिर मुझसे शादी हुई। लेकिन मैं बहुत खुश थी अपनी शादी पे, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड के दिल में वही बसती है अभी तो। टाइम तो कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 20 साल हो गए माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वैसे मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, पैसा था सब कुछ था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ख़त्म भी हुआ, फिर भी मैं खुश हूँ। लेकिन एक बात जो है मेरे दिमाग से दिल से नहीं निकलती, चुपती है वो मेरे दिमाग में मैं फर्स्ट चॉइस कि हाँ मैं फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं होती। आपके साथ कैसा रवैया उनका? नॉर्मल है, जब उनको देखते हैं ना खानदान। सच्चा प्यार नहीं मिला? जी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा एक मैम सॉरी, मैं फौरी तौर पे इस बात का, यही अगर आपके साथ होता तो आप किसी को पसंद करती हैं, आपकी शादी अरेंज हो जाती, लेकिन लड़की जो है ना वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। ये आपको लगता है लड़की माइंड चेंज कर लेती है? मर्द भी अल्लाह ताला ने औरत को थोड़ा सा बनाया है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन खानदान में जब भी वो कहीं नजर आती है तो तवज्जो उसी की तरफ होती है उनकी। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब लेकिन जब वो जाते हैं उनके सामने तो तवज्जो उनकी तरफ होती है, तो मैं एहसास करती हूँ फिर कि मेरे साथ जेलसी होती है। बस ये है दिमाग में। वैसे मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से। बेटे मेरे बहुत बीवी कौन, बीवी तो मैं ही हूँ, बीवी तो मैं ही हूँ, ये सोच के अंदर ही अंदर खुश हो रही होती हूँ, यही सोच के कि बीवी तो मैं ही हूँ ना, है तो मेरा ना ये आदमी, उसका थोड़ी है। लेकिन जब वो तवज्जो नहीं देते फिर मैं कहती हूँ नहीं ये तो गलत हो रहा है। भाई ये आपकी कहानी नहीं है, मेरी तो लव मैरिज है, मेरे भी मियाँ मुझ पर तवज्जो नहीं देते। ना तवज्जो दे के देख ले, मेरी मियाँ की डेफिनेशन है, मियाँ तवज्जो नहीं देते। कुछ साल हो जाते हैं, सारी पाकिस्तानी औरतों को जो है वो अपने हस्बैंड से ये शिकायत होती है, आपके पास बड़े केसेस आते होंगे, वो मुझ पर तवज्जो नहीं देते, वो तवज्जो नहीं देते। ये बहुत सारे, तो ये आप 2-3 वाहिद नहीं है, ये बात तो ठीक है। हाँ। तो लेकिन जब मैंने आप सब लोगों की बातें सुनी है तो वाकई
सोचना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र तो अदा करती अपनी हूँ अल्लाह तकलीफ का। छोटी लगी ना, अपनी तकलीफ छोटी लगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वो मुझे लगता है जैसे मैंने अक्सर फिल्मों में देखती हूँ कि वो एक सर्कल बना के औरतें बैठी होती हैं और हर कोई अपनी कहानी जरूर, उसको क्या कहते हैं, कुछ वो कोई प्रोग्राम होता है, वुमेन थेरेपी है ये, एक ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी कहते हैं। यहाँ नहीं होती पाकिस्तान में, बहुत कम होती है, लेकिन ये होनी चाहिए। ये ग्रुप थेरेपी हो गई है। सब अपनी अपनी कहानियाँ जब सुना रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट खुद पैदा होने लगता है। और दूसरों को हम बेहतर तरीके से, क्योंकि देखें जो हमारे मसाइल हैं ना, वो हमारे नज़रिए पे डिपेंड करते हैं। तो किसी और का नज़रिया हमारे मसले पे आता है तो हमें बेहतर तरीके से समझ आने लगता है। हम एक नेगेटिव चीज़ के बजाय पॉजिटिव चीज़ों पे भी फोकस करने लगते हैं। और आपकी बात में अगर थोड़ा सा ऐड करूं तो इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो होती है ना, वो उसकी फैंटेसी से होती है। वो शायद उनको इतना जानते भी नहीं होंगे, वो गुस्से में कैसी हैं, बच्चों को कैसा पालती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं। जो हमारी मोहब्बत होती है ना, वो फैंटेसी में ज़्यादा होती है। और जब रियलिटी होती है वो उसके बहुत बरक्स होती है। तो आप रियलिटी जी रही हैं उस शख्स के साथ, वो अपनी फैंटेसी में ही उनसे अट्रैक्टेड है, रियलिटी में नहीं है। शायद रियलिटी में नेचर उनका बहुत डिफरेंट हो और रियलिटी की मोहब्बत भी बड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह हमारे क्रशेस होते हैं, हमें कोई एक्टर बड़ा पसंद होता है, कोई और बहुत पसंद होता है, ये इसी तरीके की मोहब्बतें होती हैं जो ज़िंदगी में साथ गुजारते वक्त नहीं निभाई जाती। अच्छा नीलम, एक जैसे ये तो इनकी बात है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन बहुत शक्की होती हैं और उनकी लाइफ परफेक्ट होती है लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं होती, खुद मिजरेबल बना लेती। एग्जैक्टली, बहुत उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, तो जिस बीमारी कैसे दूर हो, जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे ना, वो आपसे और दूर भागेगी। तो थोड़ा सा जो है आपने अपने माइंड को ओपन करना है और शक के बाद आप तस्दीक भी कर लेंगे, उससे भी आपको क्या हासिल होगा, क्या हो जाएगा, तकलीफ ही पर्दा भी हटा देते हैं। एग्जैक्टली। वो जो एक मेरा ख्याल लगता है एक हिजाब होता है ना मियां बीवी के दरमियान का, वो भी हटा देते बोल बोल के। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि एक वॉलेट में और मोबाइल में वैसे ना मर्द को घुसना चाहिए औरत के, ना औरत को मर्द के। ऐसा ही, अगर भरोसा नहीं है आपके रिश्ते में, फिर रिश्ता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो फिर नाम का रिश्ता हो जाता है। और इस शक के बाद आप अपने हस्बैंड को अपने आप से मजीद दूर कर रही हैं, क्योंकि आप हर वक्त किसका फोन आया, क्या आया, उसको बैठने का दिल नहीं करेगा आपके पास, और आपको लगेगा नहीं ये तो मुझसे खिंचता जा रहे, तो मुझसे दूर होता जा रहा है, जरूर कोई और एक्सक्यूज भी दे देते, भाई जब तुमने करना ही है तो अच्छा बेहतरी में जाके कुछ कर ही लूं। ऐसा ही होता है। तुम शक तो कर ही रही हो, तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ कर ही लूं, जिसके बाद अगले का कुछ नहीं जाता, आपका ही जा रहा होता है। जलना कोड़ना, अगला भी सुन लेते हैं उसकी बात। अब लेकिन ये कि मैंने कभी शक नहीं किया उन पे, कभी शक नहीं किया, सामने आपसे तभी तो खुश भी हो, बात ही कर रही हूँ, तभी खुश हो। मैं एक छोटे सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर हम और मजीद गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं जो मुख्तलिफ केसेस आप सुन रहे हैं और इससे रिलेट कर पा रहे हैं, ज़रा खाने पीने की भी बात हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिज़म मुतफ़ाक़ जो है वो ख़ुसूसन टर्की में तैयार किया गया है और इंटरनेशनल क्वालिटी के ऐन मुताबिक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो शामिल हैं वो इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक टाइप हैं, कि अगर कलर भी डाला गया है, अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, सो वो कलर भी जो है वो चुकंदर से निकाला गया है। सो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं इसमें शामिल। आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चीनी, खाने का रंग, दूध वगैरह वगैरह। सॉरी, दूध आपको मिलाना होगा, लेकिन जो पूरा जैसे आप कस्टर्ड खाते हैं अलग अलग वैरायटीज़ में, अलग अलग ब्रांड्स में, बिज़म बेसिकली उसको आप एक तरह का कस्टर्ड भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये टर्किश ब्रांड है, कैसे आपने इसको बनाना है वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने इसको दूध में घोला और फिर बॉयल करके आप कहेंगे कि खालिस क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो गया है। चॉकलेट फ्लेवर भी है इसके अंदर, जिसको आप ब्राउनी, आइसक्रीम, फ्रेंच टोस्ट, इन सब चीज़ों के साथ शामिल करके भी खा सकते हैं। कॉम्बिनेशन डिज़र्ट बना सकते हैं। फ्रिज में आप इसको अगर रखेंगे तो ये पानी नहीं छोड़ता, जैसे बाकी आम कस्टर्ड्स जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं। 99 रुपये में ये अवेलेबल है। इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, थोड़ी सी टिप्स आपको दूंगी पकाने के लिए, कि जब आप
इसे दूध में शामिल करेंगी तो वो रूम टेम्परेचर वाला दूध होगा। बहुत गर्म दूध जो है उसको अवॉइड करें। गैस प्रॉपर आनी चाहिए, लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और कोशिश करें कि स्टील और थिक बोल जो है उसमें देगची जो है वो इस्तेमाल करें। वो नॉन स्टिक नहीं होनी चाहिए पैन, क्योंकि आपको उसमें हिलाना होगा और नॉन स्टिक में जब आप चमचा हिलाते हैं तो वो उसका जो मसाला है वो खुरच के शामिल हो जाता है। और ये भी कर सकते हैं आप कि अच्छी क्वालिटी का नॉन स्टिक पैन यूज़ करें और उसमें बहुत चमचे को ऐसे ना हिलाएं। स्टीयरिंग के लिए आप लकड़ी या इस तरह का नॉन स्टिक का चमचा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो ये थी कुछ टिप्स। तो बिज़म इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में मिठास घोलें। सो यहाँ हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मिठास कैसे घोल सकते हैं। नीलम अलग अलग आइडियाज़ दे रही हैं, हम आपको पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। सही पट्टियाँ अडॉप्ट करने से ज़िंदगी में मिठास घोली जा सकती है। मैं आपको अब मौका दूंगी कि आपकी जो कड़वाहट है वो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। आपस में कड़वाहट शेयर करते हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ उससे भी कम हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि जो ये अलग शेयर उससे करें जो वाकई में आपको एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाए। और जो शेयर करें उससे जो आपको आपस में जानता ना हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि वुमेन ग्रुप होते हैं, थेरेपी ग्रुप होते हैं, जैसे उसमें एक दूसरे की कहानी सुनकर आपको आपकी कहानी शुक्रगुजारी की तरफ ले जाती है कि शुक्र हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मेरे अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ता गया इस शो को होस्ट करने के बाद, क्योंकि जब मैंने दूसरों की कहानी देखी मैंने कहा है अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो ये है, उनके पास ये नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी इस शो ने मुझे एक थेरेपी भी दी। बिल्कुल मैं हमेशा हर किसी को यही बताती हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे? आप अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौरीन फातिमा है जी। करीब रखे माई जी। और मेरा मसला ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर भी रेंट का है और मेरे हस्बैंड की जो इनकम है वो बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे कम है। तो देवरानी जेठानियाँ हैं वो हमेशा हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं, खाने में, पीने में, घूमने फिरने में कंपैरिजन होता है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि मैं बहुत ज़्यादा उनकी इन हरकतों से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हद तक कि बच्चों के साथ भी इस तरह के मामले होते हैं और फिर जब मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती तो मुझे दिली तौर पे बहुत दुख होता है। और मकसद इस तरह की कुछ ना कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रोज़ाना कुछ ना कुछ इस तरह के मसले सामने आते रहते हैं कि जिसको लेके मैं हर वक्त बस परेशान रहती हूँ। मेरा दिमाग चिड़चिड़ा सा हो गया है, हर वक्त मुझे गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा मैं अपने बच्चों पे भी उतार देती हूँ, फिर मुझे ख़ुद भी रोना आता है इस चीज़ पे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ जबकि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नीलम, इज़ दिस डिप्रेशन और कॉम्प्लेक्स? देखिए ये जिसे हम कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार होना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को जैसे उर्दू में एहसास कमतरी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, एहसास कमतरी का शिकार होना। और ये जो दूसरी बात इन्होंने की है, हम अपने केसेस में बहुत कॉमनली देखते हैं कि जो मदर्स होती हैं उनका गुस्सा उनके बच्चों पे निकलता है, वो मारने लगती हैं, वो हाथ उठाने लगती हैं, वो रिएक्ट ज़्यादा करने लगती हैं। अच्छा, ये होता इस वजह से है निदा कि इंसान अपना गुस्सा वहीं पर दिखाता है जहाँ वो सेफ़ महसूस करता है, जहाँ उसको पता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बावजूद आप देखेंगे, आप गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगी, वो बच्चा लिपकेगा आपसे ही, रोता हुआ भी वो आप ही की तरफ आता है। अगर मैं इनको मशवरा दे सकूं, देखें आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप हर वक्त जो कंपैरिजन किया जा रहा है या जो दिखावा दिखाया जा रहा है, आप तो अपनी सारी तवज्जो उस पर डाइवर्ट कर लें, यानी कि आप देखती रहें, उसको एब्जॉर्ब करती रहें और इस सोच में अपने आप को मुब्तला करती रहें कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब इन्होंने ये भी ले लिया, आप अपने बच्चों को ये भी दे रहे हैं। एक तो आपके पास तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी फैमिली की ज़िंदगी के लिए क्या चाहती हैं, आप किस तरीके से आगे अपने बच्चों को लेकर चलना चाहती हैं। जब हम कहते हैं ना एहसास कमतरी से निकलना है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से कंपैरिजन को माइनस करना पड़ेगा। अपनी फैमिली के लिए पहले तो प्लान बनाएं, 1 साल में मेरे पास मेरे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ये इस स्कूल में है, मुझे इस स्कूल में डालना है। गोल्स बनाएं अपने,
कि अगर माँ एहसास कमतरी का शिकार होगी तो वो चीज बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे 100%। और देखिए बच्चों को नहीं पता होता, उसके पास कोई एक्सपेंसिव चॉकलेट है वो तो आकर मांगेगा, लेकिन देखें बच्चों को जिस चीज की जरूरत होती है ना वो चीजों की नहीं होती, वो आती जाएगी जाती जाएगी। हम जिस तरह उसको डील कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। आप खुद इस चीज को लेकर बैठ गए हाय ये तो मैं नहीं दे सकती, इसको तब बुरा लगेगा। बच्चों को से बैठकर बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ तो मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है तो वो मेरा बच्चा आके मुझे बोलता है कि उसका तो महल है, हम भी ऐसा घर ले लें। तो मैं उसको बैठ के समझाती हूँ, कहती हूँ हर कोई जैसा नहीं होता। आप अपनों से बड़ों को नहीं देखो कि आप उनके पास महल है। मैं उसको मतलब लाइक अगर मैं ऐसे आम लफ्जों में कहूँ, मैं उसको कहती हूँ अपनी औकात में रहो तो खुश रहोगे। मतलब अगर मैं आम लफ्जों में कहती हूँ जो समझाना बिल्कुल। तो देखिए आपकी वैल्यू सिस्टम, आपकी फैमिली की वैल्यू सिस्टम और आपकी बाउंड्रीज और आप कितना कनेक्टेड हैं अपने बच्चों से, जैसे सादिया कह रही थी कि आप कितना खुश हैं, आप कितना कनेक्टेड है अपने बच्चों से, ये बहुत मैटर करता है। आप कितना वक्त दे रहे हैं, आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप बैठकर बच्चों के साथ लूडो खेल लेंगे ना, उसमें वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे बनस्बत इसके कि उनको कोई नया सा फ़ोन मिल जाए जिसमें वो खेलते रहें। लेकिन हमारी अटेंशन इन चीज़ों की तरफ जाती नहीं है। बच्चों के जहन में सिर्फ ये होता है कि अच्छा वक्त मैं कैसे गुजार सकता हूँ, और ये वाली सारी चीज़ें टाइम तो इस पे तो कोई कैद नहीं है ना, पैसों की कैद नहीं है, ये तो आप दे सकती हैं अपनी औलाद को। तो आप अपने आप को पहले तो खुद आंखें बंद करें इन कंपैरिजन को लेकर। देखिए आज ये घर वालों के बीच में है, कल कहीं और से आएगा। बच्चों वो चीज़ करें, इन्होंने अपने अंदर कैसे ख़त्म करनी है, पहले ये एहसास कमतरी ये खुद कैसे ख़त्म करें। देखिए पहली बात तो खुद कंपेयर करना, ठीक है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। मुझे ये चाहिए रह सकती ना, बिल्कुल इतनी महंगाई है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है तो थोड़े से शेयर हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब ये अलग भी नहीं हो सकती। देखिए माली हालात मुश्किल होना एक मसला है, उस माली हालात को संभालना कैसे है ये एक अलग हुनर होता है, राइट। इस प्रेशर को आप लेंगी कि मेरे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या आपको वाकई वो ज़रूरत की चीज़ें हैं या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जेठानी और दिरानी के पास है, राइट। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से मतलब मैं खुद तो वो कर लेती हूँ, अपने दिल को मार लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे इस तरह का कुछ सवाल करते हैं, जब बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं ना, तो फिर मुझे बहुत मतलब मैं अंदर ही अंदर बिखर जाती हूँ कि मैं। देखिए बिखरना नहीं है, यहाँ पर नहीं बिखरना है, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है, बच्चों की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो आज एक चीज़ चाह रहे हैं, कल दूसरी चीज़ चाहेंगे। ये आपके एहसास कमतरी है जो आपको लगता है कि मैं मना कैसे करूँ क्योंकि मैं तो नहीं दे सकती। अगर वो चीज़ आप नहीं दे सकती तो कुछ और तो दे सकती हैं, उससे कम वैल्यू का ही कुछ और आप डेफिनेटली उसको दे सकती हैं। उसकी तरफ अपनी सोच लाना शुरू करें। और एट टाइम्स बच्चों को नो कहना लाजमी होता है, बेटा ये हम नहीं कर सकते, और ये समझ लें आप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुनियाद डाल रही हैं उनकी शख्सियत में कि इस एज में उनको समझ आ रहा है कि सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अगर कंपैरिजन आप करते हैं कि जो जिन बच्चों को उतना अच्छा स्कूल में वो नहीं गए होते, उतनी ट्यूशन्स नहीं मिली होती, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली होती, वो स्कॉलरशिप्स पे आगे बढ़े होते। मैंने कितने ख़ानदानों को ऐसे देखा है। आपको नहीं पता कि आपको इस बर्दाश्त का फल कब मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये आपने इस कॉम्प्लेक्स को चैनलाइज भी कर सकती हैं कि आप अपनी इस वीकनेस को, जो भी आप में प्रॉब्लम है, आप इसको एज चैलेंज ले लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने वसाइल बढ़ाती हूँ, मैं अपनी इनकम बढ़ाती हूँ कि मैं कर सकूँ, मैं ख़ुद से कर सकूँ। मेरे हस्बैंड की अगर नहीं है, आपने कभी इस दायरे में सोचा है कि मैं कुछ स्टार्ट कर लूँ? जी, मैं घर में स्टिचिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, मैं कुकिंग वगैरह करती हैं, ऑनलाइन वगैरह कुछ कर रही हैं? मैं सिर्फ स्टिचिंग करती हूँ, परमिशन नहीं है। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा मैं सिलाई करती हूँ घर पे। हाँ, ये सोचें कि मैं अपने हसरतें ख्वाहिशात तो कभी इंसान की नहीं होती, खत्म नहीं होती। अगर इनसे भी जो बेहतर लोग होंगे उनको भी फलानी चीज़ चाहिए, बेहतर गाड़ी चाहिए, घर है, बेहतर घर चाहिए, तो मेहनत करें। ये मेहनत तो करें, लेकिन अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट नहीं है तो आपको कुछ भी मिलता रहेगा वो आपके लिए काफी नहीं होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, एक्चुअली मेरा कल का शो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ तो शो ख़त्म करना है मुझे। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और अपने पर्सनल मसाइल हमसे डिस्कस किए। बहुत सारे लोगों को अल्लाह करे उन सब चीज़ों से फ़ायदा पहुँचे। सबको अपने अंदर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो कल का हमारा शो यही है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है। ये
बहुत सारी एग्जाम्पल से हम आपको कल मिलवाएंगे और बहुत सारी टिप्स भी आप उनसे ले सकेंगे। सो हमारे यहाँ लोगों के लिए ये होता है कि ये छोटा काम है, वो बड़ा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से, आप लोग 10,000 लोगों में उठते बैठते हैं, वहाँ से आपने इन लोगों को गाइडलाइंस दी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।